नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको करा रहा हूँ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एस्टेट के हैं, जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि भाई पेपर में क्वेश्चन किस तरह का आएगा और किस तरह से उसको अटेम्प्ट करना है। ठीक है, और इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो है वही बार बार रिपीट होते हैं, क्योंकि हर चैप्टर की कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स होती हैं जो बार बार पूछी जाती हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से वो जो है थोड़ा अच्छे से हमारी तैयारी हो जाएगी। ठीक है, और आप लोगों की डिमांड भी आ रही थी, सर पीवाई क्यू करा दो, पीवाई क्यू करा दो। तो करते हैं फिर आज की क्लास में पीवाई क्यू। और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना भाई, ठीक है। बस आप दोबारा नहीं बोलेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। तो एक नाव 20 किलोमीटर की दूरी को धारा की दिशा में 1 घंटे में तथा उसी दूरी को धारा के विपरीत दिशा में 2 घंटे में तय करती है, तो शांत जल में नाव की चाल कितनी है? A boat goes 20 kilometer downstream in 1 hour and the same distance upstream in 2 hours. The speed of the boat in still water is. तो देखो, बोट एंड स्ट्रीम, नाव एवं धारा टॉपिक का एक क्वेश्चन है ये हमारा। तो इसमें जो कंसेप्ट है, छोटा सा कंसेप्ट है, यहाँ पे समझा देता हूँ। ये हमारी क्या है, एक नाव है। ठीक है, ये हमारी एक नाव है जिसकी स्पीड क्या है, एक्स किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड है। ये क्या है, पानी है। नाव कहाँ जा रही है, पानी में जा रही है। ठीक है, इस पानी की स्पीड कितनी है, वाई किलोमीटर पर आवर। ठीक है, नाव की स्पीड एक्स किलोमीटर आवर, पानी की स्पीड वाई किलोमीटर पर आवर। अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाते हैं, मतलब नाव भी इधर जा रही है और पानी भी इधर बह रहा है, तो इसको बोलते हैं डाउन स्ट्रीम। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं, डाउन स्ट्रीम, यानी कि धारा की दिशा में। तो धारा की दिशा में जो स्पीड होगी वो कैसी होगी, एक्स प्लस वाई। ठीक है भाई, धारा की दिशा में स्पीड कैसी होगी, एक्स प्लस वाई, यानी कि अगर दोनों सेम डायरेक्शन में जाएंगे तो नाव और पानी की स्पीड दोनों क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। ठीक है, नाव तेजी से जाएगी। लेकिन अगर यही केस उल्टा हो जाए कि नाव तो आए उल्टी और पानी जाए इधर की तरफ, नाव इधर आ रही है और पानी जो है वो इधर बह रहा है, तो उस सिचुएशन में दोनों की स्पीड जो है वो माइनस हो जाएगी। ठीक है, अपोजिट चलेंगे तो दोनों की स्पीड क्या हो जाएगी, माइनस। इसको बोलते हैं स्पीड इन अपस्ट्रीम, यानी कि धारा के विपरीत दिशा में। इसको उधर्व प्रवाह भी बोलते हैं हिंदी में, इसको अनुप्रवाह बोलते हैं। ठीक है, तो ये चीज जिसने याद रख ली उसके लिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी हो जाएगा। क्या उसने बोला कि नाव धारा की दिशा में 20 किलोमीटर जाती है 1 घंटे में। तो आप मुझे बताइए, इसने दूरी बता दी और समय बता दिया। दूरी और समय जो है वो क्या देगा आपको, चाल देगा, यानी कि स्पीड देगा। तो स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। ठीक है, तो अगर नाव धारा की दिशा में जाएगी, तो मैंने अभी आपको बताया कि धारा की दिशा में, यानी कि पानी के बहाव के साथ जो चाल होगी, जो स्पीड होगी, वो नाव और पानी दोनों की ऐड हो जाएगी। दूरी कितनी कवर कर दी उसने, 20 किलोमीटर। समय कितना लगा, 1 घंटा। इसका मतलब स्पीड कितनी होगी, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है भाई, तो पानी की डायरेक्शन में, यानी कि अगर नाव धारा की दिशा में जा रही है तो स्पीड होगी 20 किलोमीटर प्रति घंटा। फिर कह रहा है कि पानी के अपोजिट डायरेक्शन में, यानी कि इस सिचुएशन में नाव ऐसे आ रही है, पानी ऐसे जा रहा है, तो फिर स्पीड क्या लेनी है आपने, एक्स माइनस वाई लेनी है। तो कह रहा है 20 किलोमीटर कवर किया नाव ने 2 घंटे में, तो इसका मतलब स्पीड कितनी होगी, 10 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है यहां तक? तो आपके पास दो इक्वेशन आ गई, एक एक्स प्लस वाई में और एक एक्स माइनस वाई में। एक्स प्लस वाई की वैल्यू है 20 और एक्स माइनस वाई की वैल्यू है कितनी, 10। तो आपसे पूछना क्या चाह रहा है, शांत जल में नाव की चाल। तो इसका मतलब क्या है कि पानी रुका हुआ, नाव चल रही है। ठीक है, तो शांत जल में नाव की चाल, और हमने नाव की चाल क्या ले रखी है, एक्स ले रखी है, तो एक्स की वैल्यू निकालनी है। इन दोनों इक्वेशन को ऐड करेंगे तो वाई वाई कट जाएगा, तो 2x बराबर है 30 और x की वैल्यू कितनी आ रही है, 15। तो 15 किलोमीटर पर आवर आंसर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। क्लियर है? तो ये जो आप चीज कर रहे हैं, इससे आपको एक कंसेप्ट समझ में आएगा। क्वेश्चन यही आते हैं बार बार घुमा फिरा के। आपने देखा हो सीईटी के एग्जाम में भी इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे गए थे। मैंने पहले ही बताया था कि दोनों का सिलेबस सेम है, और काफी बच्चों ने कमेंट भी किया कि सर आपने जो क्लास में कराया उसी में से क्वेश्चन आ जाते हैं। तो बहुत कुछ पढ़ा रखा है, ये बस आप लोगों को एक वो ना रहे कि लो एग्जाम के टाइम में सर ने वीडियो नहीं बनाई। मैं जैसे तैसे करके अपना समय निकाल रहा हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, और आप लोगों को करा रहा हूँ। अब एटलीस्ट थोड़ा सा अच्छे से करके आना पेपर, ये नहीं कि भाई गड़बड़ कर दो। ठीक है, फिर ऐसी मेहनत का कोई फायदा नहीं होगा। तो ये कंसेप्ट जरूर याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, 15 व्यक्तियों के समूह में 7 व्यक्ति हिंदी एवं 8 व्यक्ति अंग्रेजी पढ़ते हैं, जबकि 3 व्यक्ति इन दोनों में से किसी भी भाषा को नहीं पढ़ते हैं। तो इनमें से कितने व्यक्ति हिंदी व अंग्रेजी दोनों को पढ़ते हैं? In a group of 15 people, 7 read Hindi, 8 read English, while 3 of them read none of these two.
देन हाउ मेनी ऑफ देम रीड हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, बहुत बार ये रिपीट हुआ क्वेश्चन, एज इट इज आ जाता है। ठीक है, तो आप देखो सिंपल सी बात है, टोटल व्यक्ति कितने हैं 15, जिसमें से 3 व्यक्ति कोई भी भाषा नहीं पढ़ते हैं। तो 15 में से 3 व्यक्ति अगर मैं निकाल दूं तो 12 व्यक्ति वो हैं जो कोई ना कोई भाषा पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी है चाहे वो इंग्लिश है। क्लियर है? तो 3 व्यक्ति कोई भाषा नहीं पढ़ते, निकाल दिए, टोटल में से बचे कितने 12। अब हमने देखे कि हिंदी पढ़ने वाले कितने हैं 7, इंग्लिश पढ़ने वाले कितने हैं 8, टोटल कितने हो गए भाई 15। अरे भाई टोटल 15 हो गए, जिन्हें कोई ना कोई लैंग्वेज आती है पढ़नी, जिसमें से होने चाहिए थे 12। भाई लैंग्वेज पढ़ने वाले तो 12 हैं, तो फिर ये 15 टोटल क्यों हुआ? ये 15 टोटल यूं हो गया क्योंकि इसमें कुछ ऐसे व्यक्ति भी थे जो हिंदी और इंग्लिश दोनों पढ़ते थे, उनको माइनस करेंगे तो वो 3 व्यक्ति जो हैं, यहाँ पे हिंदी और इंग्लिश वाले, यहां हिंदी और इंग्लिश यहां लिख लो इसको। ठीक है, तो उसने बोला कि कितने व्यक्ति ऐसे थे जो हिंदी और अंग्रेजी दोनों पढ़ते थे, तो ये टोटल जो है वो ज्यादा क्यों हो गया, जबकि 12 व्यक्ति कुछ ना कुछ पढ़ते हैं, चाहे वो हिंदी चाहे वो इंग्लिश। तो ये टोटल ज्यादा क्यों हो गया? क्योंकि हिंदी भी पढ़ते हैं कुछ व्यक्ति और कुछ इंग्लिश ही पढ़ते हैं, तो वो यहाँ भी काउंट होते हैं यहाँ भी काउंट होते हैं, तो 2 बार काउंट हो गए, इसलिए टोटल जो है वो 15 बन गया। तो 3 व्यक्ति ऐसे थे जो दोनों लैंग्वेज पढ़ते थे, तो आंसर जो रहेगा ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लियर है? बात समझ में आई? तो इस तरीके से करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक नियमित बहुभुज में आंतरिक कोण एवं बाह्य कोण का अनुपात 7:2 है, तो इस बहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी? द रेशियो ऑफ इंटीरियर एंगल ऑफ the ratio of an interior angle to the exterior angle of a regular polygon is 7:2, the number of sides of the polygon is। अब देखो यहाँ पे पॉलीगन ज्योमेट्री का क्वेश्चन है, मैं सारे फॉर्मूले एक बार रिवाइज करा देता हूँ फटाफट। यहाँ पे देखो क्या बात है, पॉलीगन दे रखा है, तो पॉलीगन कोई भी है हमारे पास, मान लो ये हमारा कोई पॉलीगन है। ठीक है भाई, तो इसमें देखो ये है अंदर का एंगल और ये है बाहर का एंगल। ठीक है, ये बाहर के एंगल के लिए मैं इसको ऐसे डैश डैश लगा देता हूँ। इसको बोलते हैं इंटीरियर एंगल, इसको बोलते हैं एक्सटीरियर एंगल, अंतः कोण बाह्य कोण। तो आप देखें यहां पर अगर मैं ये स्ट्रेट लाइन खींच रहा हूं तो इंटीरियर एंगल और एक्सटीरियर एंगल का जो सम होता है वो कितना होता है? 180 डिग्री होता है। क्या ये बात समझ में आई? पहली बात, एक आधी लाइन देखो, अगर एक बिंदु के, इस बिंदु के आधे अगर हम चक्कर काटते तो कितना होता है? 180, आधा और काट लूंगा तो 180, तो टोटल कितना हो गया? 360। तो ये आधा 180 होता है, तो आई प्लस सी कितना बनेगा? 180। पहली बात समझ में आई? ये इंटीरियर एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल है। ठीक है, पॉलीगन के सभी अंत्य कोणों का योग, सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल, शॉर्ट में लिख रहा हूं भाई। ठीक है, सभी अंत्य कोणों का योग पॉलीगन का कितना होता है? दिस इज n-2 इंटू में 180, याद रखना। ठीक है, सभी अंत्य कोणों का योग कितना होगा? n-2 इंटू में 180, जहां पे n इज द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। तो इसमें कितनी साइड है? 1 2 3 4 5, तो n की वैल्यू 5 रखो, इसके सभी अंत्य कोणों का योग आ जाएगा, अंदर वाले कोण, इंटीरियर एंगल का सो। ठीक है, एक तो ये याद रखना। एक मैं इधर से भी लिख रहा हूं, सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल, ऑल एक्सटीरियर एंगल, सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है? 360, यानी कि बाहर के जितने भी कोण बनेंगे, देखो एक ये बन गया, इसी तरह से एक ये बन गया, इसी तरह से एक ये बन गया, और इसी तरह से एक ये बन गया, तो इन सभी के बाहर का कोणों का योग कितना होता है? 360, याद रखना। क्लियर है? दूसरा फॉर्मूला, ईच एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, ये कैसे बनेगा? 360 बटे में 360 बटे में n कर दो। तीसरा नंबर, ईच एक्सटीरियर एंगल यानी कि प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन। ठीक है, प्रत्येक बाह्य कोण 360 बटे में नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, जितनी भी साइड्स है उससे डिवाइड कर दो। ठीक है, उसके बाद क्या है? नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन की भुजाओं की संख्या, तो क्या होगी? 360 अपॉन में ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि 360 बटे प्रत्येक बाह्य कोण। ये दोनों फॉर्मूले सेम है, इसको बस इंटरचेंज कर दिया, एन को इधर लिख दिया, इसको इधर लिख दिया। जिसने ये फॉर्मूले याद कर लिए ना, आपको बता दूं एक क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा यहां से। ठीक है, ये बात समझ में आई? इसी तरह से यहां पे भी लिखे ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंत्य कोण, तो ये सम था जो इसको डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ साइड से। सेम ऐसे ही फॉर्मूला, इसमें 360 सम था, इसमें ये सम था, इसको भी n से डिवाइड किया, इससे भी n से भी डिवाइड किया। और तीसरा फॉर्मूला, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन,
बहुभुज की भुजाओं की संख्या, तो इसमें क्या करेंगे, n-2 इंटू 180 अपॉन में ईच इंटीरियर एंगल। ठीक है, ये फॉर्मूले याद कर लो। अब ये वाला क्वेश्चन देखना कितना आसान लगेगा आपको। ये फॉर्मूले मैंने यहाँ पे लिख दिए। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स ऑफ पॉलीगन का मतलब भुजाओं की संख्या, बहुभुज की भुजाओं की संख्या। अगर अंतः कोणों का वो दे रखा है तो फिर उसके अपोन में आप ईच इंटीरियर एंगल, प्रत्येक अंत्य कोण कर सकते हैं। इतना समझ में आ गया। तो अब क्वेश्चन में पता है क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि इंटीरियर एंगल का और एक्सटीरियर एंगल का रेशियो दे रखा है 7:2। ठीक है, इसका मतलब ये 7x हो गया, ये 2x हो गया। तो 7 और 2 9x की वैल्यू है 180। क्यों भाई, मैंने बताया कि ये पूरा टोटल 7x और ये रेशियो दे रखा है अंत्य और बाह्य कोण का। तो 7x और 2x कितना बन गया, 9x। 9x की वैल्यू 180 है, तो फिर x की वैल्यू कितनी आ गई, 20। x की वैल्यू 20 आ गई, तो तुम मुझे बताओ एक्सटीरियर एंगल क्या बना। एक्सटीरियर एंगल कितना बन गया, 2 इंटू में 20 कितना बन गया, 40। ये बात समझ में आई, इतना समझ में आ गया। तो आप क्वेश्चन में ईच, ये एक्सटीरियर एंगल जो है ईच एक्सटीरियर एंगल, यानी कि ये समबाहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण आ गया। समबाहुभुज होना चाहिए, ये 40 है, ये 40 है, ये 40, ये 40, ये 40, ये समबाहुभुज। समबाहुभुज वो होता है जिसकी सारी भुजाएं समान हो, रेगुलर पॉलीगन भी बोलते हैं। देखो इसमें क्वेश्चन में मेंशन भी किया हुआ है रेगुलर पॉलीगन, है ना, बोला ना रेगुलर पॉलीगन। ठीक, तो अब यहां से मुझे एक बाहर का एंगल पता लग गया। तो जैसे ही आपको एक बाहर का एंगल पता लग जाए, इसको 360 को इस एंगल से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगे। तो 40 निमे, तो आंसर कितना बना, 9। आंसर इज ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, क्लियर है। ये क्वेश्चन इधर से भी हो जाता, ये इधर से भी हो जाता, लेकिन आसान तरीका है कि आप एक्सटीरियर एंगल के सम को डिवाइड कर दें एक एक्सटीरियर एंगल से, तो आपकी नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगे। ठीक है, नंबर ऑफ साइड्स निकल आएंगे। क्लियर है, तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, याद रखना, फॉर्मूले सारे रिवाइज करवा दिए हैं। ठीक, आगे ना समझ में। इंटीरियर एंगल पूछे आपसे तो कैसे करोगे आप, 7 इंटू 20 140। ठीक है, 140 आ जाएगा यहां से। क्लियर, तो दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, पर एक्सटीरियर से निकालना आसान होता है, इसलिए मैंने ये वाला मेथड बताया। हाँ जी, नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों नलों को एक साथ 2 घंटे के लिए खोलने के पश्चात नल ए को बंद कर दिया जाए, तो नल बी द्वारा बचा टैंक कब भरेगा। पाइप ए अलोन कैन फिल अ टैंक इन 8 आवर्स, पाइप बी अलोन कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स इफ बोथ द पाइप्स आर ओपन, एंड आफ्टर 2 आवर्स पाइप ए इज क्लोज, देन पाइप बी विल फिल द टैंक। देखो टाइम एंड वर्क का ही एक टॉपिक पाइप एंड सिस्टम होता है। तो ए कितने घंटे ले रहा है, 8 घंटे, बी ले रहा है कितने, 6 घंटे। सबसे पहले टंकी की समता लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेके। 8 एकम 8 इसमें नहीं आता, 8 दूनी 16 इसमें नहीं आता, 8 तिया 24, 24 दोनों के टेबल में, दोनों के पहाड़े में आते हैं। 24 लीटर की क्या है, टंकी है। 8 से भाग लगाया 3, 6 से भाग लगाया 4, ये घंटे में भरेगा 3 लीटर, ये घंटे में भरेगा 4 लीटर। इतनी कहानी क्लियर होगी। अब कहानी में क्या बोल रहे हैं, कह रहे दोनों नलों को एक साथ चला दिया, यानी कि ए भी चला दिया, बी भी चला दिया। ठीक है, 2 घंटे खोलने के बाद, 2 घंटे खोलने के बाद ए को बंद कर दिया, तो ए बंद कर दिया तो बी तो चल ही रहा है। 2 घंटे चलने के बाद ए को बंद कर दिया, बी चल रहा है, तो बी ने बचा हुआ टैंक कितनी देर में भरा, ये पूछ रहा आपसे। तो आप मुझे बताओ, ये दोनों अगर चल जाएं तो ये 3 भरेगा या 4 भरेगा। दोनों के इकट्ठे चलने से 7 लीटर भरेगा 1 घंटे में, और 2 घंटे तक चलेंगे तो कितना भरेगा, 14 लीटर। भरना कितना था, 24 लीटर। बच गया कितना, 10 लीटर। ये 10 लीटर अब कौन भर रहा है, बी भर रहा है। बी 1 घंटे में 4 भरते हैं, तो 10 भरने के लिए कितने लेगा, 2.5 घंटे लेगा। तो 2.5 घंटे का समय लगने वाला है, यही आपसे पूछना चाह रहा था। तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। इनसे क्या है, कंसेप्ट आ जाएंगे तुम्हारे दिमाग में, कोई क्वेश्चन थोड़ा बहुत घूम के भी आ जाएगा तो तुम चला सकते हो। ठीक है भाई, क्लियर है। तो दोनों नल 2 घंटे के लिए एक साथ चला दिए थे, फिर ए को बंद कर दिया था, तो बी बचे हुए टैंक को कितनी देर में भरेगा। तो यहां पे आप देखेंगे कि दोनों चलने से 7 भरा 1 घंटे में, और 2 घंटे तक चलेंगे इकट्ठे तो 14 लीटर भरेगा। 24 में से 14 भर गया, बच गया कितना, 10 लीटर, जिसको भरना है बी ने। बी भरेगा 1 घंटे में 4 लीटर, तो 2.5 घंटे लगेगा इसको समय। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन।
क्वेश्चन कह रहा है कि x अक्ष, y अक्ष तथा 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 द्वारा निर्मित त्रिभुज के बाह्य वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। द रेडियस ऑफ सर्कम सर्कल ऑफ द ट्रायंगल मेड बाय द x एक्सिस, y एक्सिस एंड 4x प्लस 3y इक्वल टू 12 इज। तो देखो भाई, सबसे पहले x अक्ष और y अक्ष कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का क्वेश्चन है। ये x एक्सिस होता है, आप सभी को पता है, जिसको x अक्ष बोलते हैं। ये नेगेटिव x एक्सिस होता है। ये y एक्सिस होता है, जिसको y एक्स बोलेंगे, और ये नेगेटिव y एक्सिस होता है। ठीक है भाई, यानी कि ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4। सिमिलरली दिस इज 1 2 3 और 4। ठीक है भाई, उसने बोला कि यहां पर एक ये लाइन की इक्वेशन है 4x प्लस 3y इक्वल टू 12। 4x प्लस 3y इक्वल टू 12, ये एक लाइन की इक्वेशन है। ठीक है भाई, यहां से जैसी आप x की वैल्यू रखेंगे y की निकल जाएगी, y की रखोगे x की निकल जाएगी। तो उससे क्या होगा, आपका एक ग्राफ प्लॉट होगा। वो कैसे प्लॉट होता है, तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, पुट y इक्वल टू 0। जैसे मैंने y को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो इसका मतलब 4x की वैल्यू 12 आ गई और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3 आ गई। फिर मैंने क्या किया, पुट x इक्वल टू 0। आप कुछ भी रख सकते हैं, जरूरी नहीं कि आप 0 रखें, जो आपको अच्छा लगे वो रख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने x को 0 पुट किया तो ये 0 हो गया, तो 3y इक्वल टू 12 आ गया, और y की वैल्यू यहां से कितनी आ गई, 4 आ गई। क्लियर है। तो मुझे ग्राफ बनाने के लिए ये दो वैल्यू है, इनसे काम चल जाएगा, क्योंकि उसने बोला कि x और y एक्सिस के साथ इसने एक त्रिभुज बनाया है। तो त्रिभुज पहले बनाते हैं। x की वैल्यू 3, ये वाली रही, y की वैल्यू 4, ये वाली रही, और इससे एक ट्रायंगल बनाएंगे, ये इस तरह से। तो ध्यान दीजिएगा, ये x एक्सिस, ये y एक्सिस, और इसके साथ हमारा बन गया एक ट्रायंगल। तो आपसे यहां एरिया भी पूछ सकता था, बोलेगा ये जो ट्रायंगल बना है इसका एरिया बता दो। तो एरिया होगा इसका हाफ इंटू बेस, बेस कितना है 3, इंटू में हाइट, हाइट कितनी है भाई 4। तो ये आएगा इसका एरिया, अगर एरिया पूछता तो आता 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जो भी इसकी यूनिट दे रखी होंगी। ठीक है, तो 6 इसका एरिया इस तरह से निकालेंगे, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट करके। लेकिन यहाँ पे एरिया नहीं पूछ रहा, वो ये पूछ रहा है कि अगर इससे हम एक बाह्य वृत्त बनाए, एक बाहर का वृत्त बनाए, इसको टच करते हुए ऐसे, अगर ऐसे टच करते हुए एक बाहर का सर्कल बनाया जाए, तो उस सर्कल का रेडियस कितना होगा। तो आपको बताएं, ये एक सर्कम सर्कल है, ये एक बाह्य वृत्त है, जो कि इस हाइपोटेनस का क्या होगा, हाफ होगा। अगर आपको ये हाइपोटेनस का पता चल जाए तो उसका हाफ कर देना, आपका रेडियस आ जाएगा। तो देखो कितना आसान क्वेश्चन दिया था। ये पूरी साइड 3 है, ये 4 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से ये 5 हो जाएगी। ठीक है, तो रेडियस कितना होगा, त्रिज्या कितनी होगी, मैंने बताया था इसका हाफ, यानी कि 2.5। ठीक है, तो 2.5 इकाई, 2.5 इकाई, आंसर ऑप्शन नंबर 2 में लिखा हुआ है। ये बात आपको समझ में आई कि नहीं आई। ठीक है, तो याद रखना, अगर एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है ना, तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर एक सर्कम सर्कल बनाया जाता है, तो वो हाइपोटेनस का हाफ करके आता है। तो हाइपोटेनस ये है कर्ण, इसका हाफ करेंगे तो ये आपका आ जाएगा रेडियस ऑफ दिस सर्कम सर्कल, यानी कि बाह्य वृत्त की त्रिज्या। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। नल ए द्वारा एक टैंक को अकेले 8 घंटे में, नल बी द्वारा इसी टैंक को अकेले 6 घंटे में भरा जा सकता है, यदि दोनों नलों को, अच्छा ये मैंने पीछे चला दिया क्या, ये तो कर दिया ना, हाँ ये भी हो गया, ये भी हो गया, ये था, ये वाला क्वेश्चन करना था। वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 15,463 में जोड़ने पर प्राप्त योगफल 107 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा। फाइंड द लीस्ट नंबर which must be added to 15463 so that the resulting number is exactly divisible by 107। देखो भाई, इस टाइप में क्या क्या पूछा जा सकता है। हमारा नंबर है 15,463, इसको डिवाइड करना है 107 से। दो चीजें पूछी जा सकती हैं, इसमें से क्या घटाया जाए और या क्या जोड़ा जाए। ठीक है, ये दो क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। इस क्वेश्चन में कह रहा है 15,463 में क्या जोड़ा जाए कि योगफल 107 से पूरा पूरा डिवाइड हो जाए। तो आपने सबसे पहले इसको डिवाइड करना है। 107 एकम 107, 7 7 14 4। ठीक है, फिर उतारा 6, 107 चौके, 4 सत्ते 28, 4 एकम 4, 8 8 16, 2 और 4 6 48, ऊपर से उतारा 3, 107 चौके 428, 8 और 5 13, 2 8 और 5 13, 2 और 5 7। ठीक है, 55। अब 55 जैसे आपको दिखेगा, आप कहोगे आह आंसर नंबर 2 आ गया, और खटाक से आंसर लगा दोगे, वहीं गलत हो जाएगा। आप मुझे एक बात बताइए, मैंने इसको इससे डिवाइड किया और शेषफल रिमाइंडर बच गया मेरा 55। अगर इस नंबर में 55 ना होता तो ये पूरा पूरा कट जाता।
तो अगर क्वेश्चन ने पूछा क्या घटाया जाए तो आंसर आएगा 55। ठीक है भाई, तो आएगा क्या आंसर 55। लेकिन बोले क्या जोड़ा जाए, तो उस सिचुएशन में इनका डिफरेंस क्या करेंगे, इनका डिफरेंस यानी कि 107 और 55 का आप डिफरेंस करेंगे तो ये 52 जो आएगा यही इसके अंदर जोड़ा जाए। आंसर ऑप्शन नंबर 1 रहेगी। क्लियर है? मैं प्रैक्टिकल तरीके से समझा देता हूं। मेरा नंबर है 17, मैं डिवाइड कर रहा हूं इसको 5 से। मैंने कहा 5 थी, ये 15, शेषफल कितना आया 2। अगर 17 में से 2 घटा दूंगा तो ये नंबर 17 जो है, 17 में से 2 घटा दूंगा तो 15 बन जाएगा और 5 से पूरा पूरा कट जाएगा। लेकिन अगर मैं इनका डिफरेंस कितना 3, इस 17 में ये डिफरेंस ऐड कर दूं तो ये बनेगा 20 और 20 करूंगा तो ये 5 से डिवाइड हो जाएगा ना। क्लियर है? तो घटाने के लिए पूछे तो रिमाइंडर और ऐड करने के लिए पूछे तो इन दोनों का डिफरेंस। ठीक है, तो हमसे पूछा था क्या जोड़ा जाए, तो इसलिए आंसर बनेगा ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? बात समझ में आ गई? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। पानी को दूध में किस अनुपात में मिलाकर बेचा जाए कि प्राप्त मिश्रण को क्रय मूल्य पर बेचने पर 20% का लाभ हो? व्हाट प्रोपोर्शन ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड टू मिल्क टू गेन 20% बाय सेलिंग इट एट कॉस्ट प्राइस? इस क्वेश्चन की पहचान कर लो, एज इट इज स्टेटमेंट आएगी कि किस अनुपात में पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को कॉस्ट प्राइस पे यानी कि जितने में खरीदा उतने में बेचना। कई बार देखते हो ना आप, जब बार्गेनिंग करते हो दुकानदार से तो कहता है देखो इतने का लाया था इतने का ही दे रहा हूं, मैंने क्या कमा लिया। तो घर से कोई नहीं देता भाई। ठीक है, तो यहाँ पे पानी की मिलावट हुई है तो कितना जो है रेशियो बनेगा, तो उसके लिए जो भी परसेंटेज दे रखा है उसका फ्रैक्शन बना ले। परसेंट हटाएंगे 100 आएगा, 20 पंजे 100 यानी कि 1/5। तो ये है इसमें वाटर और ये है इसमें नीचे वाला मिल्क। इसका मतलब 5 लीटर मिल्क में 1 लीटर वाटर मिला दिया जाए। 5 लीटर दूध में 1 लीटर पानी मिला देंगे तो फिर जो मिक्सचर बनेगा उसको बेचेंगे तो 20% का प्रॉफिट होगा, खरीद रेट पर बेचेंगे तो। ठीक है, कॉस्ट प्राइस पर। तो इसने पूछा था पानी को दूध में, तो पानी को मिलाया दूध में तो पानी कितना है 1 और दूध में मिला है वो कितना है 5, तो आंसर बनेगा 1:5 ऑप्शन नंबर 1। क्लियर है? अगर बोलता दूध में पानी किस हिसाब से मिलाया जाए तो फिर पहले दूध यानी कि 5 और फिर बाद में पानी 1। तो ये खास पॉइंट है जो मैं समझा रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, बाई चांस इस क्वेश्चन में आंसर 5 1 भी दे रखा होता तो फिर गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, नीचे वाला दूध है ऊपर वाला मिलावट है। ठीक है, तो जिस सीक्वेंस में पूछा है उसने बोला पानी को दूध में, तो पहले पानी यानी कि 1, दूध यानी कि 5। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक निश्चित राशि का 4% वार्षिक दर पर 2 वर्षों के लिए चक्रवर्ती ब्याज एवं सरल ब्याज का अनुपात, द रेशियो ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम एट द रेट ऑफ 4% पर एनम फॉर 2 इयर्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे रेशियो पूछा जा रहा है तो आप यहाँ ये वाला फॉर्मूला अगर याद रख लेते हैं तो तुम्हारी जिंदगी सफल हो जाएगी। ये एक फॉर्मूला है जिसमें ये जो x प्लस वाई है, दिस शोज द सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 ईयर, साधारण ब्याज 2 साल का। ये पूरा ही जो है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, दिस इज सी आई फॉर 2 ईयर, चक्रवर्ती ब्याज 2 साल का। क्लियर है यहां तक? ये बात समझ में? और ये जो है ये वाला पोर्शन देखो, ये पूरा पूरा मैंने बोला कि ये x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100, ये सी आई ये 2 साल का। और ये जो है ये है डिफरेंस किसका, सी आई और एस आई का 2 साल का। ठीक है भाई, ये कई चीजें मैंने इसमें बताई। तो यहाँ एक्स और वाई लेने क्या है, जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, एक्स 4 है वाई भी आपका 4 है। क्लियर है? तो आप मुझे बताइए, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट की बात करूंगा तो x प्लस वाई यानी कि 4 प्लस 4 कितना बनेगा 8। अगर मैं कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करूंगा तो कितना बनेगा 4 प्लस 4 प्लस 4 गुना 4/100, तो ये बनेगा 8 प्लस 16/100 यानी कि 8.16। 16/100 करूंगा तो 0.16 बनेगा तो 8.16। क्लियर है? SI पता लग गया, CI पता लग गया। अगर दर 4% है तो 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज बनेगा 8%, 8% परसेंटेज में ये, और 2 साल का चक्रवर्ती ब्याज, सॉरी 2 साल का साधारण ब्याज 8% और चक्रवर्ती ब्याज बनेगा 8.16%। तो उसने बोला था CI और SI का रेशियो कितना होगा, तो 8.16 और नीचे 8, पॉइंट हटा देंगे तो नीचे 100 लगेगा, ऊपर बन गया 816, नीचे बन गया 800, 4 से काट दो, 4 दूनी 8, 0 4 चौके 16, 4 दूनी 8 0 0, फिर 4 से काट दो, 4 पंजे 20, 4 एकम 4, 4 पंजे 20 0, तो 51:50, 51:50 कहां लिखा है, ऑप्शन नंबर 3 में लिखा है। ठीक है भाई, क्लियर? तो ये आपने करना था इसमें। तो याद रखना इस चीज को, काम आएगी ये, बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने अभी बताई है यहां पर।
क्वेश्चन है कि यदि ए बी तथा सी ने 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5 के अनुपात में पूंजी लगाकर अगर एक व्यापार आरंभ किया, 4 महीने पश्चात ए ने अपनी पूंजी का 50% बढ़ा दिया, यदि वर्ष के अंत में कुल 21,600 रुपए का लाभ हुआ हो तो इस लाभ में बी का हिस्सा कितना होगा? इफ ए बी एंड सी enter into a partnership with shares in the ratio 7/2 ratio 4/3 ratio 6/5, then after 4 months A increase his share by 50%. If the total profit at the end of 1 year is rupees 21600, then B's share in the profit. तो मैंने भाई इस टॉपिक का बेसिक बताया था कि प्रॉफिट किस हिसाब से बटेगा, दैट डिपेंड्स ऑन द अमाउंट इनटू टाइम, यानी कि कौन कितनी पूंजी कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहा है, इस पर आपका प्रॉफिट डिपेंड करेगा। तो यहां पे एबीसी ने जो इन्वेस्टमेंट की है वो 7/2 अनुपात 4/3 अनुपात 6/5। तो यहाँ पे ये जो इन्वेस्टमेंट है वो फ्रैक्शन में है, तो पहले इसको नंबर में बनाएंगे। नंबर में कैसे बनेगा? इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दो, 2, 3 और 5 का एलसीएम, 5 से 15 दूनी 30, 30 से मल्टीप्लाई कर दो आप इसको, तीनों वैल्यूज को, ठीक है। जैसे 30 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 2 से 15, 15 सत्ते 105, 3 धाया 30, 10 चौके 40, 5 छिके 30, 6 छिके 36, ये हमारा आ चुका है रेशो। इसका मतलब ये हुआ, हम ये कह सकते हैं कि ए की इन्वेस्टमेंट है 105 रुपए, बी की इन्वेस्टमेंट है 40 रुपए और सी की इन्वेस्टमेंट है 36 रुपए। इतना समझ में आ गया? क्लियर है? अब कहानी का ट्विस्ट देखो क्या है। कह रहे कि 4 महीने के बाद ए ने पूंजी का 50% बढ़ा दिया। इसका मतलब ए की जो इन्वेस्टमेंट है वो 105 रुपए है 4 महीने तक। लेकिन 4 महीने के बाद इसने क्या किया? 105 का 50%, तो 105 का 50% क्या होगा? इसका आधा, यानी कि 52.5, ठीक है। ये इसने और बढ़ा दिए, ठीक है। तो 105 में 52 रुपए और बढ़ा देंगे तो ये बन जाएगा 157.5। तो मैं सीधा लिख रहा हूं, ठीक है। दिस इज 157.5, ठीक है भाई। तो यहां से अब ये हो गई इन्वेस्टमेंट अगले 8 महीने के लिए। क्या ये बात समझ में आई जो मैंने लिखी? फिर से एक बार समझा दे रहा हूं। कह रहा है कि ए ने 105 रुपए लगाए थे और ये 105 रुपए 4 महीने तक लगे रहे। 4 महीने के बाद इसने 50% बढ़ा दिया, तो 105 का 4% यानी कि 52.5, तो 52.5 इसमें ऐड करूंगा तो 157.5 रुपए हो गए। अब ये अगले 8 महीने तक चले। 8 महीने कहां से आए? देखो, यदि वर्ष के अंत में कुल प्रॉफिट यानी कि 1 साल तक का बिजनेस है तो 4 और 8 12 महीने हो गए, इसका हिसाब हो गया पूरा, ठीक है। इसकी अमाउंट भी आ गई, टाइम भी आ गया, अमाउंट भी आ गई, टाइम भी आ गया, क्लियर है। फिर बी जो है, बी भाई साहब ये तो 40 रुपए लगा रहे हैं और 12 महीने तक लगा रहे हैं, क्योंकि ये तो चुपचाप बिजनेस कर रहे हैं, इन्होंने तो कुछ कहा ही नहीं। और सी भाई साहब कह रहे हैं 36 रुपए लगाए 12 महीने तक, ये भी कुछ नहीं कह रहे, चुपचाप बैठेंगे, ठीक है। तो अब इसको सोल्व करना है, तो सोल्व करेंगे तो इसका पॉइंट हटा के नीचे 10 लगा दो, 2 चौके 8, 2 पंजे 10, 5 से काटेंगे 5 से 15, 5 एकम 5 पंजे 25, 105 पंजे 420, 1200 और 15 चौके 60, 1260 ये आ गया। इसको सोल्व कर लेते हैं, ये 0, 6 और 2 8, 4 2 6, 1680, ठीक है। ये सोल्व कर लिया मैंने पहले, इसका 1680 बना, इसका 40 गुना 12 एज इट इज लिखा, इसका 36 गुना में 12 एज इट इज लिखा। अब रेशियो में कुछ कट रहा है तो उसको काट दो। तो मैं देख रहा हूं 12 12 12 12 से कट रहा है, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 एकम 12, 12 चौके 48, 0, ठीक है भाई। अब 4 से कट रहे हैं, 4 से कट रहे हैं, 4 तिये 12, 4 पंजे 20, 4 धाया 40, 4 नी में 36। ध्यान रखना, एक नंबर उठाओ और सबसे कटना चाहिए तभी काटना, नहीं तो काटना नहीं। तो यहां से फाइनली जो प्रॉफिट का रेशियो है वो मुझे मिल गया है कितना? 35 10 9, यानी कि जो भी प्रॉफिट होगा उस प्रॉफिट में से 35 हिस्से रखेगा ए, 10 हिस्से रखेगा बी और सी रखेगा 9 हिस्से। लेकिन पूछ रहा था तो इस लाभ में से बी का हिस्सा कितना है। तो टोटल प्रॉफिट कितना था? 21,600 का। 21,600 में से 35 हिस्से इसके, 10 इसके, तो 35 10 45, 45 और 9 54 हिस्से, ठीक है भाई। 54 हिस्सों में अगर मैं इसको बांट दूंगा, देखो भाई 35 इसको, 10 इसको, 9 इसको देने, तो टोटल 54 हिस्से बन रहे हैं। 4 से काटेंगे तो 400 पे कटेगा, 400 से कर देना, ठीक है। तो पूछ रहा था बी का हिस्सा, तो मुझे बताओ 10 हिस्से की वैल्यू क्या बनेगी? अगर एक हिस्सा 400 के बराबर है तो 10 हिस्से 4000 के बराबर बन जाए।
ठीक है, इसका पूछता तो 400 गुना 9, इसका पूछता तो 35 गुना 400, तो आंसर बनेगा 4000 रुपये, ऑप्शन नंबर 3। क्लियर है, बात समझ में आई? कोई मुश्किल नहीं है, आसान था। ठीक है, तो ये कंसेप्ट याद रखना। ये क्लास का बेनिफिट क्या होगा, ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया तो क्वेश्चन ऐसे ही आएंगे उसमें। ठीक है, तो आप उसको कर सकते हैं। एक आदमी 20% की हानि पर एक वस्तु को बेचता है, यदि उस वस्तु को 12 रुपए अधिक में बेचता तो 10% का लाभ होता। उस वस्तु का क्रय मूल्य। अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल एट अ लॉस ऑफ 20%, इफ ही सेल्स द आर्टिकल फॉर रुपीज 12 मोर, ही वुड हैव गेन 10% द कॉस्ट प्राइस ऑफ द आर्टिकल। देखो कैसे कर सकते हैं। 100 रुपए का कोई सामान था, उसने उसको बेचा 20% लॉस में, इसका मतलब 80 रुपए का बेचा। फिर कह रहा है कि 12 रुपए बढ़ा देगा तो 10% का लाभ होगा, यानी कि 100 के अब 110 बनेंगे। तो यहाँ पे ये 80 और 110 कितना डिफरेंस आया, 30 का। ये 30 का डिफरेंस आया 12 रुपए सामान बढ़ा के बेचने से। तो 30 की वैल्यू 12, तो ओरिजिनल 100 की वैल्यू, एक की वैल्यू 12/30 और 100 के लिए इनटू में 100 कर देंगे। इससे कटाइए 3 से कटाइए 4 पे और आंसर बन गया 40। क्लियर है, तो 40 रुपए जो है वो उस वस्तु का क्रय मूल्य है, आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। इसी चीज को आप ऐसे भी कर सकते थे, उसने पहली वस्तु को बेचा 20% लॉस पे और फिर 12 रुपए बढ़ाने से प्रॉफिट हो गया 10%। तो इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 30% का। ध्यान दीजिएगा, माइनस के 20 हैं और उधर प्लस के 10 हैं, तो -20 से 19, 18, 17 से माइनस में आएगा 0 पे, फिर 0 से 10 तक। तो गैप जो है वो 30 का मेंटेन हो रहा है। तो 30% जो है वो 12 रुपए के बराबर है, तो 100% किसके बराबर होगा, तो 12/30 और इंटू में 100। ठीक है, तो बात दोनों से बराबर आएगी, जो आपको अच्छा लगे वो कर लेना। इसमें थोड़ा सा मुंह जुबानी दिमाग में कैलकुलेट हो जाएगा भाई, 20% लो 10%, तो 30, 30 की वैल्यू 12, 100 की वैल्यू क्या, खत्म। परसेंटेज नहीं लगाना, छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी के साथ अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन कह रहा है कि यदि a की पावर 1/2 प्लस, मैं थोड़ा सा बड़ा कर दूं, दिख नहीं रहा शायद, है ना, नहीं दिख रहा तो ये लो, ये लो, a की पावर 1/2 प्लस a की पावर -1/2 अपॉन में 1 माइनस ए प्लस 1 माइनस ए की पावर -1/2 प्लस 1 प्लस रूट ए किसके बराबर होगा। अब देखो यहाँ पे 1/2 का मतलब क्या है, 1/2 का मतलब है रूट। अगर मैं किसी नंबर का रूट हटा दूं, जैसे मान लो मैंने कह दिया कि x का रूट, तो x का रूट इज ऑल्सो इक्वल टू x की पावर 1/2। ठीक है, x का रूट जो है वो x की पावर 1/2 के बराबर होता है, इसमें तो कोई रट्टे वाली बात नहीं। तो अगर मैं यहां पे अपने पास से मान लूं कि मान लिया मैंने लेट a इज इक्वल टू 4, आप ऐसा नंबर मानना जिसका रूट आप निकाल सको, 4 मान लो, 9 मान लो, 25 मान लो, जो आपको अच्छा लगे। ऐसा करने से होगा क्या, अगर a 4 है तो 4 की पावर 1/2, फिर प्लस में 4 की पावर -1/2 अपोन में 1 माइनस 4, प्लस में 1 माइनस 4 की पावर -1/2 अपोन में 1 प्लस में रूट के अंदर 4। ये बन गया ना क्वेश्चन, मैंने a को अपने पास से मान लिया। तो अब मुझे बताओ 4 की पावर 1/2, इस 4 को मैं क्या लिखूंगा, 2 की पावर 2 लिखूंगा, और ये 2 कट जाएगा, तो ये इसका मतलब 2 आएगा। इसको लिखूंगा, ये क्या आएगा, 2 की पावर -1 आएगा। क्यों भाई, ऐसे ही करूंगा ना इसको भी। देखो मैंने क्या बोला, ये 2 की पावर 1/2 जो है, सॉरी, ये जो है ये यही तो है। 4 यहाँ पे क्या लिखा हुआ था, ये लिखा हुआ था ना, देखो अगर मैं नहीं काटता, ये लिखा हुआ था 4 की पावर 1/2, तो 4 की पावर 1/2 इसका मतलब √4 है। तो आप सीधा सा दिमाग में भेजे बिठा लो, इसका आंसर 2 आ रहा है। ठीक है, इसका आंसर आएगा 2 की पावर -1, नीचे में 1 माइनस 4, दिस इज -3, प्लस में 1 माइनस, ये 4 की पावर -1/2 है, तो 2 की पावर -1 आएगा, और ये बन गया 1 + 2। कोई दिक्कत भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई मुश्किल चीज ऐसी कुछ नहीं लिख रहा हूं मैं इसमें। ठीक है, थोड़ा सा वापस बैक करके चल देते हैं इसको। इतना समझ में आ गया। अब इसको सोल्व करते हैं। देखो ये 2 की पावर -1, इसको सोल्व करने के लिए इसको 1/2 लिखना पड़ेगा, सिमिलरली इसको भी 1/2 लिखना पड़ेगा। ठीक है भाई, अब देखो 2 दूनी 4 और 1 5/2, बटे में -3, प्लस में 1 माइनस 1/2, तो 2 एकम 2, 2 में से 1 गया, 1/2, 1 में से आधा गया तो आधा बच गया ना, बटे में 3। क्लियर है। अब इसको जब सोल्व करूंगा तो ये क्या बन जाएगा, दिस इज 5 अपोन में -6, 5 ये नीचे से खिसक जाएगा ना, नीचे खिसकेगा तो 2 3 6 बन जाएगा, और ये माइनस था ही, इस माइनस को यहाँ लिखूं, दोनों बात बराबर है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्लस में ये बनेगा नीचे खिसक के 1/6, ये 2 इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा,
एलसीएम दोनों का 6 आ रहा है, तो -5 प्लस 1 कितना बनेगा, -4/6, और काटूंगा तो -2/3। ये आ गया इसको सोल्व करके। क्या ये बात समझ में आई तुम्हें? मैंने अपने पास से एक ही कोई वैल्यू रख ली, जो तुम्हें अच्छा लगे, जिसका पूरा पूरा रूट निकल जाए वो रख लेना। जैसे मैंने किया कि ये आ गया -2/3। तो अब देखो ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें ए की वैल्यू को मैं 4 रखूं और इस तरह का आंसर आ जाए। देखो यहाँ पे अगर मैं ए को 4 रखूंगा तो 4/4 -1 3, तो 4/3 आएगा, ये तो आंसर नहीं है। इसमें रखूंगा 2/4 -1 3, 2/3 आएगा, लेकिन माइनस का नहीं आएगा, हमें माइनस का चाहिए, इसका मतलब ये भी आंसर नहीं है। अगर इसमें रखूंगा तो 2/1 -4, तो 2/3 आएगा, 1 - 4 करूंगा तो -3 बनेगा, तो 2/-3, तो 2/-3 को -2/3 बोल सकते हैं, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। क्लियर है, बात समझ में आई? तो करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते हो, तो कॉमन सेंस भी आपको साथ रखनी है, ये नहीं कि हम इसके डिटेल सॉल्यूशन की तरफ चलने लग जाए। ठीक है, तो आप इस तरीके से इसके आंसर पे पहुंच सकते हैं। क्लियर है, बात समझ में आ गई होगी? अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार जल्दी से। एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में जबकि वापसी में 4.5 घंटे में तय करती है। यदि धारा की चाल 3 किलोमीटर प्रति घंटा है तो शांत जल में नाव की चाल कितनी होगी? A boat covers a certain distance downstream in 3 hours while it comes back in 4.5 hours. If the speed of the stream is 3 किलोमीटर पर hour, then the speed of the boat in still water is. अब देखो भाई, इस क्वेश्चन में जैसे पहले इसका क्वेश्चन आया तो वहां पे डिस्टेंस दे रखा था, 20 किलोमीटर दे रखा था, टाइम भी दे रखा था, हमने वहां से स्पीड बना ली थी, लेकिन इस सिचुएशन में डिस्टेंस दे नहीं रखा। तो इस टाइप में क्या खास चीज है? देखो 3 चीजें हमारे पास होती है, दूरी, समय और चाल। इन तीनों में से अगर कोई एक चीज कांस्टेंट हो तो हम उससे क्वेश्चन को कंपेयर करा सकते हैं। कैसे? आप देखो, एक नाव किसी निश्चित दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में और वापसी में 4.5 घंटे में तय करती है। तो क्या मुझे बताओ, टाइम जाने में 3 घंटे, आने में 4.5 घंटे, क्या दोनों बार सेम है? नहीं, अलग अलग है। जाते हुए स्पीड कुछ होगी, आते हुए स्पीड कुछ होगी, वो भी दोनों अलग अलग है। लेकिन अगर बात डिस्टेंस की जाए, जितनी दूरी वो जाने में तय कर रही है उतनी ही दूरी वो आने में भी तय कर रही है। तो डिस्टेंस यहां पर क्या है? कांस्टेंट है। दूरी जो है वो आपकी कांस्टेंट है। कांस्टेंट का मतलब क्या? जो चेंज ना हो। तो डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम। तो आप इस चीज को 2 बार लिख लें, पहली बार 1 1 करके, दूसरी बार 2 2 करके, और इसको लगा दे इक्वल। ठीक है भाई, ये मैं आपको तरीका बता रहा हूं इस टाइप को करने का, कि जितना डिस्टेंस उसने जाने में कवर किया उतना ही डिस्टेंस उसने आने में कवर किया। तो इसका मतलब डिस्टेंस यहां पर कांस्टेंट है, सेम है, बदल नहीं रहा है। डिस्टेंस का फार्मूला होता है स्पीड इनटू में टाइम, उसको 2 बार लिख दें, एक बार 1 1 करके, एक बार 2 2 करके। किसी दूरी को धारा की दिशा में 3 घंटे में, तो तुम मुझे बताओ स्पीड धारा की दिशा में कैसे होगी? x + y। समय कितना होगा? 3 घंटे। कोई दिक्कत इस बात में नहीं होनी चाहिए। फिर कह रहे हैं जबकि वापसी में 4.5 घंटे। अब धारा की दिशा में से वापस आएगी तो फिर स्पीड तो जाहिर सी बात है x - y हो जाएगी। और समय कितना लगा? 4.5 घंटे। तो 4.5 का मतलब ये 4.5 है, इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आएगा, 5 में 45, 5 दूनी 10। तो मैं 4.5 को 9/2 यहाँ पे लिख रहा हूँ। कभी बोलो कि ये 9/2 कहां से आ? ठीक है भाई। अब उसके बाद बोला यदि धारा की चाल 3 है तो नाव की चाल कितनी है? तो धारा की चाल 3, इसका मतलब y की वैल्यू 3 दे रहे। क्लियर है भाई? y की वैल्यू 3 है, ठीक है। x की वैल्यू आपसे पूछना चाह रहा है। अब एक तरीका तो आप इससे मल्टीप्लाई करो, इसको सोल्व कर लो, आंसर आ जाएगा। या दूसरा तरीका ऑप्शन उठा लो, क्या दिक्कत है? मुझे बताओ अगर ये 10 है x की वैल्यू, तो 10 और 3 13, 13 3 39 आ रहे हैं। 10 में से 3 गया 7, 7 गुना 9/2 करूंगा तो 39 नहीं आएगा। इसका मतलब पहला आंसर नहीं है। दूसरा आंसर 12, अगर 12 है तो 12 3 15, 15 3 45, 12 में से 3 गए 9, 9 9 9 गुना 9/2 81/2, ये भी आंसर नहीं आ रहा है। अगर 13 रखूंगा तो 13 और 3 16, 16 3 48, 13 -3 करूंगा 10 इंटू 9/2, 2 पंजे 10, 5 में 45, इधर क्या था? 13 था ना, 13 और 3 16, 16 3 48, इधर 48 है, इधर 45 है, ये भी आंसर नहीं है। तो जाहिर सी बात है लास्ट ऑप्शन आंसर होगा। 15 और 3 18, 18 गुणा में 3, 15 में से 3 के 12 गुणा में 9/2, 2 6 के 12, 9 6 के 54, 18 3 54, 54 आ रहा है ना। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या है? 15 है। भाई देखो मैं क्या बोल रहा हूं, या तो मल्टीप्लाई कर करके सोल्व कर लेना इसको आपस में, एक्स की वैल्यू निकाल लेना, या ऑप्शन से उठा के भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अब ये मत बोलना कि सर जी ये नहीं आया समझ में। भाई इतना तो कर लेना, देखो सारी वैल्यू मैंने रख दी है।
ठीक है, अगला क्वेश्चन। 10.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक धातु का गोला पिघलाकर 3.5 सेंटीमीटर त्रिज्या तथा 3 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले कई छोटे शंकुओं में ढाल दिया जाता है, तो इस प्रकार बने शंकु की संख्या कितनी होगी? अ मेटेलिक स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड देन रिकास्ट इनटू स्मॉल कोन्स which each of radius 3.5 centimeter and height 3 centimeter, then the number of cones thus formed। तो नंबर ऑफ स्मॉल कोन्स देखनी है आपने, कितनी बनेगी वो डिपेंड करता है वॉल्यूम सर्कल में अपॉन में वॉल्यूम में एक छोटी कोन का। ठीक है, क्लियर है। अब वॉल्यूम स्फीयर का कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, ये लिख लेते हैं। और इसका कितना होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। क्लियर है यहां तक बात? देखो, जब भी किसी चीज को पिघलाकर दूसरी चीज बनाई जाएगी तो बड़े वाले का वॉल्यूम ऊपर रख दो, नीचे छोटे वाले का वॉल्यूम रख दो। बड़ा ऊपर क्या था? धातु का गोला था, तो गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और छोटे शंकु में बना दिया तो शंकु का वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। यहाँ 3 से 3 कट गया, पाई से पाई कट गया, ऊपर बना 4 इंटू आर क्यूब। आर कितना है? 10.5। तो 10.5 का क्यूब यानी कि 10.5 इंटू 10.5 इंटू में 10.5। नीचे में रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है? 3.5 सेंटीमीटर रेडियस, 3 हाइट है, 3.5 इंटू 3.5 इंटू में 3.5, नहीं 2 बार है भाई, और तीसरे में हाइट है विच इज 3। आर स्क्वायर 2 बार आएगा ना, 3.5 और एक बार 3 आ गया। अब देखो, इस पे भी एक पे पॉइंट, 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 इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 लग जाएगा। ठीक है भाई, इतनी बात समझ में आई? क्लियर है। अब 35 तिये 105, 35 तिये 105, 3 से उड़ा 3, क्लियर है। 5 दूनी 10, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 से ये 2 पे कटा, तो 3 दूनी 6, 6 गुना 21, 126। 126 दिख रहा है कहीं? ऑप्शन नंबर 2 में दिख रहा है, ये इसका आंसर है। क्लियर है, बात समझ में आई? तो ये करना था इसमें। अगला क्वेश्चन, यदि कोई धनराशि वार्षिक चक्रवर्ती ब्याज के आधार पर 3 वर्षों का चक्रवर्ती ब्याज जोड़कर 3 से 3/8 गुना हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर, इफ द अमाउंट इज 3:3/8 टाइम्स ऑफ द सम आफ्टर 3 years एट कंपाउंड इंटरेस्ट कंपाउंडेड एनुअली, देन द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम। यानी कि मेरे पास था 1 रुपया और इसका बन गया अमाउंट 3 से 3/8 गुना। तो 3 से 3/8 का मतलब होता है 8 से 24 और 3 27/8। क्या ये बात समझ में आई? देखो, ये एक क्यों माना प्रिंसिपल? एक का 3 से 3/8 गुना इतना ही होगा, तो 8 या 24 और 3 27/8 मैंने यहाँ पे लिख दिया। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 8 एकम 8, 8 किधर आ जाएगा? इधर आ जाएगा। इसका मतलब मेरे 8 थे और वो 27 बन गए। और ऐसा कितने साल में हुआ? 3 साल में। तो मैंने आपको बता रखा है ये कि जितना टाइम हो उतना आपने यहाँ पे रूट लेना है। ठीक है, अगर 2 साल का टाइम है तो स्क्वायर रूट, 3 साल का टाइम है तो क्यूब रूट यानी कि घनमूल। 8 का घनमूल होगा 2 और 27 को होगा 3, 3 तिया 9 तिया 27, 2 दूनी 4 दूनी 8। इसका मतलब मेरे 2 के 3 बन गए, तो कितने बढ़े? 1, कितने पर? 2 पे, इंटू में 100%, जिससे मिलेगा मुझे दर यानी कि रेट। तो 2 से काटा तो आंसर कितना बना? 50%। तो 50% इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। आंसर ऑप्शन नंबर 4 में रखा है। क्लियर है, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो ब्याज की वार्षिक दर रेट पूछ रहा था, तो 2 के 3 बन गए, 1 बढ़ गया, कितने पे? 2 पे, इंटू में 100%। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1865 लोगों में से 660 अंग्रेजी बोल सकते हैं और 1305 हिंदी बोल सकते हैं, परंतु 120 व्यक्ति दोनों में से कोई भी भाषा नहीं बोल सकते हैं, तो कितने लोग दोनों भाषाएं बोल सकते हैं? तो फटाफट से इस क्वेश्चन को पोज करो और आंसर मुझे बता दो। देखो, ये कितनी बार क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, तो आप मुझे बताइए, टोटल थे 1865, खुद करना है पहले। इस 1865 में से 120 व्यक्ति तो कोई भी लैंग्वेज नहीं बोल सकते, तो इन 120 को बाहर कर दो, तो कितना बन गया? 1745। ये 1745 वो हैं जो कोई ना कोई भाषा बोल सकते हैं, चाहे वो अंग्रेजी है चाहे वो हिंदी है। ठीक है, लेकिन हमने देखा अंग्रेजी बोलने वाले तो 660 हैं और हिंदी बोलने वाले कितने हैं? 1305। तो टोटल कितने हो गए? 5 6 9 1 1 9 6 5 यानी कि 1965। अरे भाई, होने चाहिए थे 1745, ये तो 1965 हो गए। कितने बढ़ गए? माइनस करके देख लेते हैं, कितने बढ़ गए भाई? 220 बढ़ गए। क्यों बढ़ गए? क्योंकि ये भाई साहब इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषा जानते हैं, इसलिए ये इधर भी गिने गए और ये इधर भी गिने गए, दोनों जगह गिने गए, इसलिए ये बढ़ गए। तो इसका मतलब आंसर ऑप्शन ए। तो बोल रहा था कितने लोग दोनों भाषा बोल सकते हैं,
तो आंसर जवाब आपके सामने। अब देखो, ये मैंने पिछली जो क्लास ली है क्विक रिवीजन वाली, उसमें भी कराया था मैंने। इसको भी पॉज करके फटाफट से करके देखो कि चावल की कीमत में 20% की कमी हो जाने पर एक ग्राहक को 800 रुपए में 12.5 किलोग्राम चावल ज्यादा खरीद लेता है, तो चावल की मूल कीमत प्रति किलोग्राम कितनी है? A reduction of 20% in the price of rice enables a customer to purchase 12.5 kg more for ₹800. The original price of the rice per kg is। तो मुझे बताओ, 20% की कमी हो गई तो 800 रुपए का 20% कितना होगा? डायरेक्टली निकाल सकते थे, लेकिन मैंने पूरा लिख दिया, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए। 800 का 10% होता है 80, 20% के लिए 80 का डबल 160। जैसे ही 800 का 20% चावल का रेट कम होगा, इसका मतलब 160 रुपए आपके बच जाएंगे। तो आपने कहा 160 रुपए बचे हुए वापस मत दो, इसमें 12.5 किलोग्राम चावल उसने आपको दे दिए, तो फिर घटा हुआ मूल्य आपका कितना आएगा? इसका पॉइंट हटा दो, 10 लगा दो। 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, 5 दिए 15, 5 दूनी 10, तो 32 दूनी 64 बटे में 5, 12.8 रुपीज पर केजी। 12.8 रुपए पर केजी, ये कौन सा वो मूल्य घटा हुआ? ये मैंने चीज समझाई थी भाई, इसलिए मैं जल्दी समझा रहा हूं। कभी बोले कि सर इतना फास्ट क्यों करा रहे हो? अरे भाई, 800 रुपए में जो सामान पहले आता था, अब वो सस्ता होने से 160 रुपए आपके बचेंगे। तो 160 जो तुम्हारे बचे हैं, तुमने कहा पैसे मत दो, इसमें सामान दे दो, तो 108 में 12.5 किलोग्राम जो है वो चावल आपको दे दिया गया। तो 108 में सॉरी 160 में 12.5 दिया, तो इसका मतलब 1 किलो का रेट है 12.8। ये कौन सा रेट है घटा हुआ? तो वो पूछ रहा है ओरिजिनल कीमत क्या थी। तो 80% वाला रेट है आपका 12.8 रुपए। तो 100% वाला रेट 1%, 12.8 बटे में 80 इंटू में 100, पॉइंट हटा दो, 10 लगेगा। इससे ये कटा, इससे ये कटा, 8 एकम 8, 8 छिके 48, तो 16 रुपए पर केजी ये आपका रेट आंसर ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। ये है इसका ओरिजिनल प्राइस, यानी कि घटने से पहले का रेट क्या था। तो ये ध्यान रखना, ये वाला प्राइस घटा हुआ है, तो इसका मतलब कितना घटा हुआ है? 20%, यानी कि 80% वाला प्राइस है ये। भाई 20% रेट घट गया तो 80% तो लिया था ना आपसे, तो 80% की वैल्यू दे रखी थी, 100% की निकाल देनी थी। अगला क्वेश्चन, विभाजन के एक योगफल में, योगफल नहीं है, सम होगा पर्सन में, विभाजन के एक पर्सन में विभाजक भागफल का 12 गुना तथा शेषफल का 5 गुना है। यदि उसमें शेषफल 36 हो तो भाज्य कितना होगा? इन अ डिवीजन सम द डिवाइजर इज 12 टाइम्स द क्वोशिएंट एंड 5 टाइम्स द रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 36 देन द डिविडेंड इज। तो सबसे पहले तो आपको ये पता होने चाहिए कि कौन सा क्या होता है। इसको बोलते हैं डिवाइजर, दिस इज डिवाइजर। हिंदी में बोलते हैं भाजक। यहाँ होता है क्वोशिएंट, यानी कि भागफल। यहाँ होता है डिविडेंड, इसको बोलते हैं भाज्य। और यहां होता है आपका रिमाइंडर, यानी कि शेषफल। ठीक है, सारी चीज बता दी मैंने कहा क्या होता है। ठीक है, तो आप यहाँ पे अगर जर्नल डिवाइड का कंसेप्ट जानते हैं कि भाई अगर मैंने यहाँ पे ये लिख दिया तो 5 दिए 15, बचा कितना? 3 या 17 ले लो, बचा 2। ठीक है, तो मैं बीच की एंट्री अगर मिटा दूं और बोलूं कि यहाँ पे क्या लिखा था, तो तुम कहोगे कि 5 गुणा 3 15 जमा 2 कर दें तो ये 17 आ जाएगा। ये लिखा था ना 17। तो इसकी मल्टीप्लाई प्लस करते हैं ये, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई और प्लस करते हैं ये, तो आपका आ जाता है ये वाला नंबर। और यही है आपका फॉर्मूला कि डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस में रिमाइंडर इक्वल टू डिविडेंड। तो फॉर्मूले के पीछे मत भागो, इसके पीछे भागो कि इसकी मल्टीप्लाई करके ये ऐड करेंगे तो ये वाला आ जाएगा। बस जिसको ये आ गया तो फिर उसके लिए क्वेश्चन कितना आसान हो जाएगा। आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन के अंदर दिया क्या है? दिया है शेषफल, कितना दे रखा है? 36, 36 दे रखा है ना शेषफल, इसको रख दो। अब क्वेश्चन पढ़ो, कह रहे कि विभाजक भागफल का 12 गुना, यानी कि ये वाला जो नंबर है इसका 12 गुना है। मुझे बताओ ये वाला नंबर इसका 12 गुना है, तो यहां कुछ लिखा ही नहीं, तो किसका 12 गुना करूं? नहीं हो सकता। और कह रहे हैं शेषफल का 5 गुना है, कह रहे हैं ये नंबर जो है इसका 5 गुना है, तो यहां तो लिखा हुआ है ना, तो इसका 5 गुना कर दो, तो 5 छिके 30, 5 या 15 और 3 18, यानी कि 180 ये मिल गया। ठीक है भाई, क्लियर है ये बात? ये नंबर इसका 12 गुना था और इसका जो नीचे शेषफल है इसका 5 गुना था, तो मैंने इसका 5 गुना करके ये नंबर निकाल लिया। तो अब
ये नंबर कैसे निकलेगा, इसका 12 गुना ये नंबर है तो इसको 12 से भाग कर दो, तो 12 से भाग करूंगा, 12 कम 12, 12 पंजे 60। अब किसी को ये बात नहीं समझ में आई होगी तो फिर वो कैसे समझेगा, बोला ये वाला जो नंबर है ना, ये वाला नंबर इसका 12 गुना है, ये नंबर इसका 12 गुना है, तो एक्स की वैल्यू क्या आएगी, इस 12 से यहाँ पे भाग लगा दो, तो 12 एकम 12, 12 पंजे 60, आ गया ना ये नंबर, एक्स की वैल्यू 15। ये बात समझ में आई अब आपको, ठीक है। तो हमसे पूछ रहा था ये वाला नंबर, ये वाला नंबर क्या आएगा, 180 गुणा में 15 और प्लस में 36, बताया था ना इसकी इसकी गुणा और इसको ऐड करना है, बस यही कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का। तो आप देखो 15 अट्ठे 120, ओहो 15 अट्ठे 120, 12 हासिल, 15 एकम 15 और 27, 2700 प्लस 36, 2736 आंसर आएगा। 2736 दिख रहा है कहीं पे, 2736 ये रहा 2736, ऑप्शन 2। क्लियर है, चलो फिर क्लियर है तो आगे बढ़ो। किसी संख्या को 5, 9, 13 से विभाजित करने पर क्रम से 2, 6, 10 शेष बचता है, तो ऐसी सबसे छोटी संख्या क्या होगी। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 5, 9, 13 लीव्स रिमाइंडर 2, 6 एंड 10 रिस्पेक्टिवली द लिस्ट सच नंबर। अब देखो पहले इसको डिटेल से समझते हैं, फिर बाय ऑप्शन भी समझाऊंगा, क्योंकि बाय ऑप्शन करूंगा तो फिर दिमाग से ऐसे ऊपर से चला जाएगा। ध्यान देखो, वो नंबर जिसे 5, 9, 13 से डिवाइड कर दूं तो 5, 9, 13 से डिवाइड होने वाला सबसे छोटा नंबर होगा इनका एलसीएम। क्या होगा इनका एलसीएम, तो इनका एलसीएम निकालना है, तो 5, 9, 13 का एलसीएम निकाल दो। अब इसमें कुछ भी ऐसा कटने वाला नहीं है, कोई दो नंबर किसी एक नंबर से नहीं कट रहे, तो सीधा इनकी मल्टीप्लाई कर दो। 9 पंजे 45, 45 गुना 13, 3 पंजे 15, 3 चौके 12 और 1 13, 45 एकम 45, 5 8 5। तो 585 हमारा एक ऐसा नंबर है, ध्यान से सुनते रहना, 585 एक ऐसा नंबर है जो 5, 9, 13 से कटेगा और ये सबसे छोटा नंबर है। लेकिन कंडीशन लगा दी कि भाई 5, 9, 13 से जब मैं काटूं तो 5 से काटूं तो 2 शेष आए, इससे काटूं तो 6 शेष आए और इससे काटूं तो 10 शेष आए, ठीक है। तो इनका डिफरेंस अगर आप देखेंगे तो सभी का कितना आ रहा है, सेम आ रहा है। तो कंसेप्ट ये कहता है कि जो हमारा वो सबसे छोटा नंबर है जिसे मैं अगर 5, 9, 13 से भाग करूं, तो तुम मुझे बताओ 585 को 5, 9, 13 से भाग करूंगा तो पूरे पूरे कटेगा, 5 से भी पूरा कटेगा, 9 से भी पूरा कटेगा और 13 से भी पूरा कटेगा। नहीं समझ में आता तो काट के देख लो। लेकिन वो कह रहा है जैसे 5 से काटू 2 शेष बचे, तो उस सिचुएशन में ये जो कॉमन डिफरेंस है इसमें से माइनस कर दो और ये आपका बनेगा आंसर। कितना बनेगा, 582, जवाब ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। ये 3 इसमें से माइनस करना है, अगर गलती से आपने प्लस कर दिया तो फिर क्वेश्चन में हर बार 3 शेष बचेगा, क्योंकि जैसे 585 को 5 से काटूंगा पूरा कटेगा, लेकिन 3 प्लस करने से हर बार 3 बचेगा। तो ऐसी गलती नहीं करनी, ये कंसेप्ट है कि अगर अलग अलग शेष बच रहा है तो इन दोनों का डिफरेंस देख लो, वो सेम आएगा, उसे इसमें से माइनस कर दो, आपका जवाब मिल जाएगा। इसी चीज को बाई ऑप्शन भी आप कर सकते थे। बाई ऑप्शन करने के लिए आपने क्या किया था, एलसीएम में से आपने 3 माइनस किया था, तब जाके आपका आंसर आया था। देखो ये एलसीएम है, इसमें से 3 माइनस किया तो क्या आ गया, आंसर आ गया। तो एलसीएम कैसे बनेगा, दिस इज आंसर प्लस 3। अगर आप आंसर में 3 प्लस कर देंगे तो एलसीएम बन जाएगा। तो जो ऑप्शन आपके लिखे हुए हैं, फर्स्ट ऑप्शन जैसे 602 है, सेकंड ऑप्शन आपका 592 है, थर्ड ऑप्शन आपका 572 है और फोर्थ ऑप्शन आपका 582 है। इन सभी में 3 अगर मैं प्लस कर दूंगा तो 3 प्लस करने से ये 605 बनेगा, ये 595 बनेगा, ये 575 बनेगा और ये 585 बनेगा, ठीक है। ये बन गया और ये क्या बन गए, एलसीएम बन गए। तो ध्यान देना यहाँ पे कंसेप्ट का कि अगर आप डिटेल चला रहे हो तो एलसीएम निकाल के उसमें से ये माइनस करना है, लेकिन अगर आप बाई ऑप्शन चला रहे हैं तो उस सिचुएशन में ये कॉमन डिफरेंस 5 और 2 का डिफरेंस 3, इसका डिफरेंस वो इसमें प्लस करना है, और जैसे ही प्लस करोगे तो ये बन जाएंगे एलसीएम, और इनमें से जोन सा भी कटेगा 5, 9, 13 से, वही होगा इसका आंसर। तो अब मुझे बताओ 9 से वही नंबर कटता है जिसके अंकों का योग 9 से कटेगा। तो 6 और 5 11, 11 9 से नहीं कटता, 5 5 10 और 9 19 नहीं कटता, 5 5 10 और 7 17 नहीं कटता, 5 5 10 और 8 18 ये कटता है। तो इसका मतलब इतनी सी देर लगनी थी क्वेश्चन में। ये ठीक है कंसेप्ट है, लेकिन ये चीज जिस दिन आ गई उस दिन क्वेश्चन फटाक से चुटकियों से निकलेंगे, ठीक है। तो देखो अगर ये करते तो कितनी देर लगनी थी आपको, ठीक है। तो चलो कोई बात नहीं, सिखा दी आपको, ध्यान रखना कहीं काम आएगी। क्वेश्चन क्या है आपका,
तीन नलों पी क्यू आर द्वारा एक टैंक को 5 घंटे में भरता है। यदि आर क्यू से दुगनी गति से क्यू पी से दुगनी गति से चलते हैं तो अकेले नल पी द्वारा टैंक भरने में कितना समय लगेगा? अ टैंक इज फिल्ड इन 5 आवर्स बाय 3 पाइप्स पी क्यू आर। द पाइप आर इज ट्वाइस एज फास्ट एज क्यू एंड क्यू इज ट्वाइस एज फास्ट एज पी। हाउ मच टाइम विल पाइप पी अलोन टेक टू फिल द टैंक? अब यहां पे देखिएगा ये पी क्यू आर जो है ये 3 टैंक हैं। तो यहाँ इनकी एफिशिएंसी, जब तक हमें इनकी क्षमता नहीं पता लगेगी तब तक हम इनसे टंकी नहीं भरवा सकते। तो वो टंकी की क्षमता कैसे पता लगेगी? आर क्यू से और क्यू पी से, तो सबसे लास्ट में कौन है? पी है, तो पी का मतलब हमने इसको 1 मान लिया, ठीक है। क्यू जो है आप पढ़ो, क्यू पी से दुगनी गति से चलता है, इसका मतलब जितनी देर में ये 1 भरेगा उतनी देर में क्यू 2 भर देगा। क्या ये बात समझ में आई? क्यू पी से डबल गति से चल रहा है, तो इसका मतलब जितनी देर में ये 1 भरेगा उतनी देर में डबल भर देगा। अब ये लाइन देखो, आर क्यू से दुगनी गति से भरता है, जितनी देर में क्यू 2 भरेगा आर उतनी देर में 4 भर देगा। क्लियर है? ये चीज अगर आपको समझ में आ गई तो यहां से हमें पता लग गया कि ये 1 भरता है, ये 2 भरता है, ये 4 भरता है, ठीक है, सेम टाइम के अंदर। तो कह रहा है अगर तीनों को एक साथ चला दें तो टंकी 5 घंटे में भरेगी। तो तीनों को एक साथ चला दो तो 4 2 6 और 1 7 भरेगा, लेकिन 5 घंटे में कितना भरेगा? 35 भरेगा। क्लियर है? तो कह रहा है अगर नल पी द्वारा अकेले टंकी भरनी है तो पी 1 घंटे में 1 ही भर रहा है, तो 35 लीटर की टंकी 35 घंटे में भरेगा। ये पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 लगेगा। ठीक है, क्लियर है? तो हमने कैसे किया कि इन तीनों को चलाएंगे तो ये 4 2 6 और 1 7 लीटर 1 घंटे में भरेगा, लेकिन तीनों जो टंकी है 5 घंटे में भर देते हैं, तो 5 घंटे में 7 पंजे 35 लीटर इन्होंने भर दिया। अब इस 35 लीटर को अगर इससे भरवाएं तो ये 1 घंटे में सिर्फ 1 ही लीटर भरता है, तो 35 लीटर भरने के लिए इसको 35 घंटे का समय लगेगा। तो आंसर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन इज यदि x इक्वल टू दिस y इक्वल टू दिस तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर क्या होगा? जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको दिखाई देना, ऐसा क्वेश्चन, तो आपने सबसे पहले x प्लस वाई निकालना है। क्या निकालना है? x प्लस वाई। x क्या है? दिस इज √3 + 1 अपॉन में √3 - 1 प्लस में y है √3 - 1 अपॉन में √3 + 1। क्लियर है? इन दोनों को प्लस करना है आपने। प्लस करने के लिए आप रेशनलाइज करोगे तब जाके प्लस, या एलसीएम लेके भी प्लस कर सकते हो, एक तरीका। आप शॉर्टकट अगर लगाते हैं इस क्वेश्चन में तो यहां पे इन दोनों का जो प्लस होगा, दिस इज ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन में a - b। दिस इज ट्रिकी अप्रोच। ध्यान रखना ये अप्रोच कब लगानी है? जब एक सीधा और एक उल्टा दिखे। ध्यान दो, ये सीधा है और ये इसका उल्टा है, ठीक है। तो x + y ट्वाइस ऑफ a + b अपॉन में a - b आएगा, जहां पे a क्या है? a है इस रूट के अंदर का नंबर विच इज 3, और b क्या है? बिना रूट वाला नंबर, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो ये 1 ही आएगा। ठीक है, ये है a और b। मैंने क्या बोला फिर से सुन लीजिएगा। अगर दोनों नंबरों पे रूट है तो जो रूट के अंदर नंबर लिखे हुए वो है a और b। मान लो यहां पे ऐसे लिखा होता, ऐसे, तो ये a है 3, b है 2, सिंपल सी बात। लेकिन अगर किसी नंबर पे रूट नहीं लगा हुआ तो a क्या है? 3 है, b क्या है? इसका स्क्वायर, 2 का स्क्वायर यानी कि 4। क्लियर है? तो यहाँ पे हमारा 1 लिखा हुआ था, तो 1 का स्क्वायर वो 1 ही आ जाएगा। तो यहाँ पे रखेंगे तो दिस इज ट्वाइस ऑफ 3 + 1 अपॉन में 3 - 1, तो ट्वाइस इंटू में 4 अपॉन में 2, 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? 4। यहां से मैंने दोनों को ऐड कर दिया, दिस इज इक्वल टू 4, लेकिन मुझे x + y नहीं बताना, मुझे x² + y² बताना है। तो मैं पीछे क्लासेस में आपको सिखा चुका हूं, ये किसके बराबर होगा? इसके बराबर। इसकी वैल्यू है 4, माइनस के 2, 16 - 2 करूंगा तो 14 आएगा। तो आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर 1। किसी के भेजे में नहीं आता तो फिर ये लगा लेना, x + y का स्क्वायर, दिस इज x² + y² प्लस में 2xy। ठीक है, अब x + y की वैल्यू मैंने निकाली थी 4, इसका स्क्वायर, x² + y² प्लस में 2 इंटू xy क्या होगा? 1। ध्यान दो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करके देखो, इनकी मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मल्टीप्लाई करके यहाँ 1 आया। ये 2 इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 16 - 2 इक्वल टू दिस, तो आंसर कितना बनेगा? 14। क्लियर है? सारी बात मैं पहले पढ़ा चुका हूं। किसी भी टॉपिक में दिक्कत आती है तो मैंने पहले बार बार बोला इस बारे में कि रामबाण क्लास करा रखी है भाई, रामबाण क्लास करा रखी है, उनमें टॉपिक वाइज पढ़ा रखा है, उनको देख लो। कुछ नया थोड़ी आएगा यार, यही सब चीजें कितनी बार पढ़ा चुका हूं, कितनी बार। सिर्फ तुम्हारी आत्मा को खुशी देने के लिए मुझे बार बार यहाँ पे आना पड़ता है। ठीक है,
तो एक दुकानदार ने एक वस्तु को 15% लाभ पर बेचा, अगर उसने 18 रुपए अधिक में बेचा होता तो उसे लाभ 18% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य है। अ शॉपकीपर सेल्स एन आर्टिकल एट 15% गेन, he had he sold it for rupees 18 more then he would have gained 18% the cost price of the article। देखो पहले 15% प्रॉफिट था, बाद में 8% प्रॉफिट, कितना बढ़ गया 3%। क्यों बढ़ा? क्योंकि 18 रुपए बढ़ा के बेचा, तो 3% 18 है तो 100% की वैल्यू 18 बटे में 3 गुना में 100। बिना लिखे आप इसको कर सकते थे, 600 रुपए इसका आंसर ऑप्शन नंबर 3 में है। ठीक है भाई, क्लियर है। अगला क्वेश्चन, एक कस्बे की जनसंख्या 9000 है, यदि पुरुषों की जनसंख्या में 5%, महिलाओं की जनसंख्या में 8% की दर से वृद्धि हो और एक वर्ष में जनसंख्या 9600 हो जाए तो पुरुषों की संख्या कितनी थी? ठीक है, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इज 9000, if the males increase by 5% and females by 8%, the population would be 9600 in a year, the number of male is। अब आप मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, इसको करने का जो तरीका है सीधा सा एलिगेशन लगा दो। एलिगेशन क्या? मेल कितने थे? 5%, फीमेल कितनी थी? 8%। मेल 5%, फीमेल 8%, और टोटल पॉपुलेशन 9000 से कितनी हो गई? 9600। तो कितने परसेंट बढ़ी? तो तुम कहोगे 600 बढ़ गई 9000 पे, और कितने परसेंट बढ़ी? इंटू में 100% लगा दो। 2 जीरो से 2 जीरो कट गई, इससे ये कट गया, 3 3 9 3 20, ये आ गया 20/3%। कितने परसेंट बढ़ गई? अगर मैं तुमसे सिंपल सा कहूंगा ना कि 9000 की पॉपुलेशन 9600 होगी, कितने परसेंट बढ़ गई? तो 600 बढ़ गई 9000 पे, इंटू में 100, 20/3%। इसको चिपका दो यहाँ पे, क्योंकि ये परसेंट तो ये भी परसेंट होना चाहिए था। ठीक है, अब इस 3 को खत्म करने के लिए क्या कर दो? सभी को 3 से मल्टीप्लाई, 3 से मल्टीप्लाई कर दो भाई सभी को, उससे ये खत्म हो जाएगा, ये बनेगा 20, ये बनेगा 24, और ये बनेगा 15। ठीक है, तो अब जैसे ही मैं इस पे एलिगेशन लगाऊंगा, एलिगेशन कैसे लगाते हैं? बड़े में से इसको माइनस करके यहां लिख दो, फिर बीच वाले में से इसको माइनस करके यहां लिख दो, तो 4:5 ये मेल और फीमेल की संख्या का रेशियो आ जाएगा। इसका मतलब 4 और 5 9 हिस्से में 9000 को बांटूंगा तो 1000 का एक हिस्सा, और पुरुषों की संख्या 4 इंटू 1000 यानी कि 4000, ऑप्शन नंबर 2। क्लियर है? फिर से बता देता हूं, 9000 टोटल पॉपुलेशन थी, जिसमें 4 हिस्से पुरुष, 5 हिस्से महिलाएं, तो 9 हिस्से में बांटूंगा तो एक हिस्से की वैल्यू 1000। उसने पूछा था पुरुष कितने, तो 1000 इंटू 4 यानी कि 4000। ठीक है, क्वेश्चन खत्म हो गया। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नौ क्रमिक संख्याओं का औसत n है, यदि उनमें दो अगली संख्याओं को शामिल कर लिया जाए तो नया औसत कितना हो जाएगा? इफ एवरेज ऑफ 9 consecutive number is n, if the next two numbers are also included then the new average is। तो मैंने आपको ये चीज समझाई थी क्विक रिवीजन क्लास में भी कि जब भी इवन और ओड होते हैं तो एवरेज 1 से बढ़ता है। अगर 5 नंबर ऐड कर दूंगा तो एवरेज 5 बढ़ जाएगा, लेकिन अगर लगातार नंबर हैं और 2 नंबर अगले ऐड कर दिए तो 2 का आधा यानी कि 1 बढ़ जाएगा, तो n+1 यानी कि 1 की वृद्धि हो जाएगी। ये बात मैंने समझाई थी आपको, प्रैक्टिकल एग्जांपल से भी समझाया था कि लगातार संख्या है तो जितनी संख्या ऐड करूंगा उसका आधा एवरेज बढ़ेगी। 10 संख्या ऐड करता तो 10 का आधा यानी कि 5 से एवरेज बढ़ जाता, 5 संख्या ऐड करूंगा तो 5 का आधा यानी कि 2.5 से एवरेज बढ़ जाएगा। ठीक है, जब संख्या लगातार हो। तो यहाँ 2 संख्या अगली ऐड करी थी तो 2 का आधा यानी कि 1 से एवरेज बढ़ जाएगा। अगर सम और विषम होती तो फिर मैंने आपको बताया भी था कि जितनी सम संख्या ऐड होंगी अगली उतने से एवरेज, 3 सम संख्या अगली ऐड कर दूंगा तो एवरेज 3 से बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज थी। अगला क्वेश्चन, 0.3467 बार प्लस 0.1333 के ऊपर बार, तो इसको आपने प्लस करना है, तो 3467 का मतलब इसके ऊपर बार है तो ये रिपीट करना शुरू होगा। 0.13 और 33 के ऊपर बार है तो इसका मतलब ये रिपीट करना शुरू कर गया। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिले तो उसमें जिसके ऊपर बार है उसको कम से कम 3 बार लिख लो। यहाँ 67 पे बार थी तो मैंने इसको कम से कम 3 बार लिख दिया। ठीक है, इसी तरह से नीचे किया, 7 3 10, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 7 3 10 और 1 11, 6 3 9 और 1 10, 4 3 7 और 1 8, 3 और 1 4.0। तो यहां से आंसर मेरा 0.4801 और इसके ऊपर लगा दो बार, क्योंकि देखो 0101 आ रहा है। 3 बार रिपीट करने का मतलब ये था कि अगर मैं पूरा पूरा लिखता तो फिर यहाँ पे लास्ट में मुझे क्या दिखता? 00 दिखता। तो 4801 के ऊपर बार, आंसर ऑप्शन नंबर 2। तो 3 बार लिखने का यही तुक था यहाँ पर कि क्यों लिखा, ताकि जो रिपीटेशन है वो साफ साफ आपको दिखाई दे, 0101। ठीक है भाई, क्लियर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वर्ग के अंतःवृत्त और बाह्यवृत्त के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल। बेटे चलो उधर ही ना, हाथ आ जाएगा यहाँ पे। द रेशियो ऑफ एरियाज ऑफ इन सर्कल एंड सरकम सर्कल ऑफ स्क्वायर विल बी, ये आपसे एरिया का रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले ये आपका स्क्वायर है, वर्ग है, ठीक है, जिसकी साइड ए है, क्लियर है। एक इसके अंदर वृत्त बना दिया, ये वृत्त इसके अंदर बना दिया, तो मुझे बताओ इस वृत्त का रेडियस कितना होगा? इतना होगा, यानी कि a/2 होगा। इस बात में कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दिस इज a/2, क्लियर है। कोई इस साइड को मान के भी इसका आंसर कर सकता है, ठीक है। आप इसका ए ना मान के आप यहाँ पे कोई साइड भी ले सकते हैं। मान लो मैंने ये साइड 10 ले दी, ये साइड 10 है, तो ये रेडियस कितना हुआ? 5 हुआ। इसमें कोई रट्टे वाली बात नहीं है, क्लियर है। इतना समझ में आ गया। अब इतना इतना अगर आपको समझ में आ गया, तो अब इसका बोल रहे हैं एक बाहर का वृत्त भी लेने। तो बाहर का वृत्त अगर हम लेंगे तो बाहर का वृत्त कुछ इस तरह से है। ये हमने इसका बाहर का वृत्त ले लिया, ठीक है भाई, क्लियर है ये बात। तो इस बाहर वाले वृत्त का रेडियस कितना होगा? सबसे पहले बात ये करते हैं। तो इसका ये सेंटर है अंदर वाले सर्कल का, तो ये इसका जो है क्या होगा? ये इसका बड़े वाले सर्कल का क्या होगा? रेडियस होगा। तो इसको अगर मैं ऐसे पूरा मिला दूं, ऐसे पूरा मिला दूं, तो तुम एक सिंपल सी बात बताओ, यहां पे ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 है, ध्यान दीजिएगा। यहां पे ये साइड 10 है, ये साइड भी 10 है, ठीक है। तो ये पूरी साइड कितनी होगी? 10√2, ठीक है। √2 टाइम्स साइड, ये डायगोनल होता है किसी स्क्वायर का वर्ग का, क्लियर है। ये बात आई समझ में? तो 10√2 ये पूरी साइड है। अगर मैं इसके रेडियस की बात करूं तो 10√2 का आधा, 10√2 का आधा यानी कि 5√2। 5√2 क्या है? ये बड़े वाले सर्कल का क्या आ गया? रेडियस आ गया। कोई भी वैल्यू हमने अपने पास से ले रखी, ठीक है। इतनी बात अगर आपको समझ में आ गई, तो क्या कह रहा था? इनके क्षेत्रफल का, अंतःवृत्त का और बाह्यवृत्त का। तो अंतःवृत्त का रेडियस सॉरी एरिया क्या होगा? पाई इंटू आर स्क्वायर, और बाह्यवृत्त का होगा पाई इंटू आर स्क्वायर। इस बात में कोई दिक्कत तो नहीं है? मैंने जो लिखा एरिया का रेशियो पूछ रहा था इन सर्कल का और बाह्य सर्कल का। और ये बात अगर नहीं समझ में आई हो तो भाई पाइथागोरस थ्योरम लगा लेना, 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर अंडर द रूट। सबसे बड़ी साइड निकाल रहे हैं ना राइट एंगल ट्रायंगल में, तो 100 और 100 200, 200 का रूट 200 होता है 100 दूनी 200, तो 10√2 आ गया, ठीक है। आधा किया है तब ये इसका रेडियस आ गया है, ठीक है। तो पाई से पाई कट गया, 5 पंजे 25, 5 पंजे 25 दूनी 50, तो रेशियो कितना बनेगा? 1:2। तो आंसर कितना बनेगा? 1:2। जवाब ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है, ठीक है। क्लियर है ये बात? तो ये आपने करना था इस क्वेश्चन के अंदर। तो एक वैल्यू हमने यहाँ पे ले ली थी जिससे हमें रेडियस लेने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये 10 था तो इसका रेडियस 5 हो गया। ये पूरा √2 टाइम साइड होता है, तो √2 टाइम साइड यानी कि 10√2 का सीधा ही आप लिख सकते थे इसका रेडियस 5√2। तो पाई इंटू आर स्क्वायर करके आपका एरिया आता है, तो पाई से पाई कट गया, तो ये 25, ये 5 पंजे 25 दूनी 50, तो 1:2। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि 11, 11.11, 0.11, 0.011 का HCF कितना होगा? तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो ये 11 है, ये है 11.11, अगला है 0.11 और ये है 0.011, ठीक है, 0.011। इसका हमें बताना है क्या? HCF। तो HCF क्या होगा? तो उस सिचुएशन में इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 100। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे कितना आएगा? 1000। और इसके बटे में भी लगा लेना 1, ठीक है भाई। क्या ये बात समझ में आई? क्लियर? ये 11.11 था, ये 0.11 था और ये 0.011 था। तो यहाँ पे अब आपने क्या चीज याद रखनी है? एक चीज तो ये हो सकती है, देखो दो तरीके यहाँ पे HCF लेने के। HCF क्या होगा? ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। ध्यान रखना, HCF अगर निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। तो ऊपर वालों का HCF क्या होगा? HCF वो नंबर होता है सबसे बड़ा जिससे सारे नंबर कटे, ठीक है। तो मुझे बताओ सबसे बड़ा नंबर 11 11 है, 11 11 से ये नहीं कटेगा, नहीं कटेंगे,
उससे छोटा नंबर 11 है। 11 से देखो ये पूरा कट रहा है, ये भी पूरा कट रहा है, ये भी पूरा कट रहा है, इसका मतलब HCF आएगा 11। क्लियर है? इतनी बात समझ में आई? HCF क्या आ गया? HCF कैसे निकालते हैं पता है ना? एक ऐसा नंबर जिससे सारे नंबर कट रहे हो। तो 11 से देखो 11 एकम 11, 11 एकम 11, 0, 11 एकम 11, ये सारे कट रहे। तो ये वो हाईएस्ट नंबर है जिसने सारों को काटा, तो इसका मतलब HCF हो गया 11। एलसीएम, एलसीएम का नंबर वो सबसे बड़ा नंबर जो सबसे कटे। तो मुझे बताओ 1000 जो है इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, इससे भी कट रहा है, तो 1000 हो गया नीचे। तो ये बन गया 0.011, ये इसका आंसर आ चुका है। ठीक है, 0.011 आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा हुआ है। दिस इज वन मेथड। ठीक है, ये एक मेथड है इसका। दूसरा मेथड क्या कहते हैं? दूसरा मेथड इसका सेकंड मेथड ये कहता है कि इसका बेस सबसे बड़ा है तो सबके बेस इतने बना लो। इसका मतलब इसमें 1000 है तो इसको 1000 बनाने के लिए 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई। इसको 1000 बनाने के लिए 10 से नीचे मल्टीप्लाई, 10 से ऊपर मल्टीप्लाई। इसको 1000 बनाने के लिए 1000 से नीचे मल्टीप्लाई, 1000 से ऊपर मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अब ये है इसका दूसरा मेथड। इस मेथड में अगर हमें HCF निकालना है तो ऊपर वालों का HCF, नीचे वालों का LCM। ठीक है, तो ऊपर में वो सबसे बड़ा नंबर जिससे सारे कटे, तो तुम मुझे बताओ ये 11000 है, ये 11 110 है, ये 110 है, ये 11 है। तो 11 से देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, तो HCF कितना आएगा? 11। नीचे में आएगा LCM। 1000 1000 1000 का LCM कितना होता है? 1000 ही होता है, तो इसका मतलब 0.011 इसका आंसर बनेगा। तो जो भी मेथड आप लगाएं वो आप लगा सकते हैं। एक मेथड जिसमें बेस को इक्वल बनाते हैं, और दूसरा मेथड, दूसरे मेथड में इसका पॉइंट हटा के जो भी फ्रैक्शन बनेगा, अगर उसमें से कुछ कटे तो पहले काट लेना, और जो भी बचेगा काटने के बाद उसका HCF ऊपर, नीचे LCM, जो भी पूछा है। अगर LCM पूछता है इस क्वेश्चन में तो ऊपर वालों का LCM, नीचे वालों का HCF, फिर ये आ जाता। ठीक है, तो इस चीज का थोड़ा सा ध्यान रखें। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दो रेलगाड़ियां 132 मीटर एवं 108 मीटर लंबी एक दूसरे के विरुद्ध दिशा में आ रही हैं, जिसमें से एक की चाल 32 की है, दूसरे की चाल 40 की है। तो कितने समय बाद वे एक दूसरे को पार करेंगे? टू ट्रेन्स 132 मीटर एंड 108 मीटर लॉन्ग आर रनिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, one at the speed of 32 and another at the speed of 40. In what time will they cross each other? हमसे टाइम पूछा है, तो टाइम होता है डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, समय होता है दूरी बटे में चाल। ठीक है, जब भी दो रेल आमने सामने से आती हैं तो कुल दूरी कितनी होती है? उसके लिए आप ये एग्जांपल देखिए, दो रेल आ रही हैं और ये एक दूसरे को पार करना शुरू कर गई। अभी तक पार नहीं किया, अब ये पार कर गई। तो इन दोनों ने एक दूसरे को, खुद को भी पार किया। देखो, इस रेल ने, इस वाली ट्रेन ने खुद को भी पार किया और इसको भी पार किया। तो जब भी दो रेल अपोजिट आए या सेम डायरेक्शन में जाएं तो उस सिचुएशन में कुल दूरी होती है दोनों की लंबाई, यानी कि 132 प्लस में 108। ठीक है, ये मीटर में। फिर एक 32 की स्पीड से आ रही थी, दूसरी 40 की, और दोनों एक दूसरे के विरुद्ध अपोजिट डायरेक्शन में आ रही हैं। तो रिलेटिव स्पीड कहती है कि जब अपोजिट डायरेक्शन में दो ऑब्जेक्ट आते हैं तो उनकी स्पीड क्या होती है? प्लस, और सेम डायरेक्शन में उनकी स्पीड क्या होती है? माइनस। ये रिलेटिव स्पीड, जिसे सापेक्ष चाल बोलते हैं। ठीक है, जब ऐसे आएंगे तो दोनों मिलके कवर कर रहे हैं तो इसका मतलब प्लस, और जब ऐसे जाएंगे तो फिर दोनों की स्पीड क्या होगी? माइनस। तो अब यहाँ पे समय पूछ रहा है किसमें? सेकंड में। तो ऊपर मीटर में है, नीचे स्पीड को हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है। ये कितना बनेगा? 240। ये कितना बनेगा? 72। इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करना। अगर स्पीड किलोमीटर पर आवर है तो मीटर पर सेकंड बनाने के लिए, किलोमीटर से मीटर, मीटर छोटा होता है तो 5 ऊपर 18 नीचे, 18 चौके 72, 4 से 60 पे कटा, 5 से 12 पे कटा, तो 12 सेकंड का समय लगेगा भाई एक दूसरे को पार करने में। आंसर ऑप्शन नंबर 3 में लिखा हुआ है। क्लियर है? बात समझ में आई? नेक्स्ट क्वेश्चन टाइम एंड वर्क का। यदि 7 बढ़ई 7 कुर्सियों को 8 घंटे बना सकते हैं तो 70 बढ़ई 70 कुर्सियों को बनाने में कितने घंटे लेंगे? If 7 carpenters can make 7 chairs in 8 hours, how many hours will 70 carpenters take to make 70 chairs? तो MDH अपॉन में W, ये कंसेप्ट यहाँ लगता है। तो यहाँ पे 7 बढ़ई 7 कुर्सी, तो कुर्सी काम हुआ। ठीक है, ध्यान रखना नीचे 7 बढ़ई 7 कुर्सी 8 घंटे में बनाते हैं। तो 7 बढ़ई मैन पावर, 7 कुर्सी वर्क हुआ, और 8 घंटे ये हो गया इसका टाइम। तो कह रहा है 70 बढ़ई 70 कारपेंटर 70 कुर्सी बनाने में कितने घंटे लेंगे? तो ये सही लिखने हैं, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी। इससे घटाइए, इससे घटाइए, तो x की वैल्यू आ गई 8, यानी कि 8 घंटे का समय। तो आंसर ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है। ठीक है भाई, क्लियर है?
तो ये आपने करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ जाता है तो बताइए उस उपभोक्ता द्वारा अपने उपभोग में कितने प्रतिशत कमी कर दी जाए कि उसके खर्चे में कोई वृद्धि ना हो। द प्राइस ऑफ एन एनी आइटम इज इंक्रीज बाय 20%, फाइंड द रिडक्शन इन द कंजप्शन ऑफ द आइटम बाय कंज्यूमर सो दैट देयर इज नो इंक्रीज इन ऑन हिज एक्सपेंडिचर। तो ये वाली टाइप जो है ये क्या कहती है कि अगर प्राइस बढ़ गया तो खपत कितनी कम कर दे कि टोटल इफेक्ट जो है वो नील हो जाए, यानी कि कोई फर्क ना पड़े। तो इसमें एक जगह बढ़ रहा है तो दूसरी जगह कमी हो रही है, ये टाइप मैंने आपको बताई थी। तो इसका तरीका क्या है, 20 बटे में 120 गुणा में 100। फ्रैक्शन मेथड मैंने जो है क्विक रिवीजन क्लास में करवा रखा है, आप इसको इस मेथड से करेंगे तो 20 सी के 120, 2 तिया 6 2 50, तो 16 से ही 2/3%। तो 16 से ही 2/3% की कमी कर दी जाए, आंसर ऑप्शन नंबर 1 में लिखा। तो ये पहली लाइन पढ़नी है बस। किसी वस्तु का मूल्य 20% बढ़ गया तो ऊपर 20 लिखेंगे, नीचे 100 में प्लस करके लिखेंगे, इनटू में 100। घट जाता तो ऊपर 20 नीचे 100 में से माइनस करके लिखेंगे, बस ये बात याद रखनी। अगला क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ √2 मतलब इस तरह से एक रूट के अंदर अगला रूट के अंदर अगला रूट है। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आप देखें यहाँ पर कितनी बार है रूट, 1 2 3 4 5, 5 बार है। तो 2 की पावर 5 सोल्व करना है, ध्यान रखना क्वेश्चन में जो भी कुछ लिख रहा हो यहाँ पे नंबर 2 की जगह 5 होता, 7 होता, 3 होता, कुछ भी होता, जितनी बार ये रूट है उतना 2 की पावर सोल्व करना है हर बार। 2 की पावर 5 कितना होता है, 32। ठीक है भाई, फिर आंसर के लिए जो भी नंबर रूट के अंदर लिखा हुआ है वो लिखें, 32 लिखें, इससे एक कम करके इसके ऊपर लिखें, आंसर आ जाएगा। आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्लियर है, ये तरीका मैंने आपको बताया। जैसे मान लो ये क्वेश्चन होता इस तरह से, √5 √5 √5, कितनी बार है 3, तो 2 की पावर 3 करना है सोल्व, फिर 5 की पावर 8 लिखना है और इससे एक कम करके ऊपर लिखना है, ये आंसर आ गया। ठीक है, तो ये टाइप आप याद रखें। अगला क्वेश्चन, 10,000 रुपए चक्रवर्ती ब्याज के रूप में 5 वर्षों में दुगने हो जाते हैं तो 20 वर्ष पश्चात उसी चक्रवर्ती ब्याज की दर से यह धन कितना हो जाएगा। अ सम ऑफ ₹10,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years, आफ्टर 20 years द अमाउंट विल बी। तुम मुझे बताओ, मेरे पास 10,000 रुपए हैं और ये 10,000 रुपए 5 साल में हो गए डबल, यानी कि 20,000 हो गए भाई। ये 20,000 फिर से अगले 5 साल में क्या हो जाएंगे, डबल, यानी कि 40 हो जाएंगे। एक जीरो फालतू लग गई। ये 40 अगले 5 साल में फिर से क्या हो जाएंगे, डबल, यानी कि 80 हो जाएंगे। फिर ज्यादा लग गई। और ये 80,000 फिर से अगले 5 साल में क्या हो जाएंगे, 1,60,000। 1,60,000 ऑप्शन नंबर 4 में लिखा हुआ है। देखो 20 साल हो गए ना, तो हर 5 साल में डबल हो रहे हैं, तो 20 साल में कितने हो जाएंगे, 1,60,000। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, ए ने बी को घड़ी 10% के लाभ से बेच दी और बी ने इसे सी को 10% की हानि से बेच दिया। यदि सी ने घड़ी का मूल्य 990 रुपए चुकाया है तो बताइए ए ने घड़ी कितने में खरीदी थी। ए सोल्ड अ वॉच टू बी एट अ गेन ऑफ 10%, बी सोल्ड इट टू सी एट अ लॉस ऑफ 10%। इफ सी पेड ₹990 देन हाउ मच अमाउंट पेड बाई ए। तो ए ने कितने की खरीदी हमें नहीं पता, ए ने तो एक्स की खरीदी, इसने बेची बी को 10% के प्रॉफिट पे, यानी कि इसका 110% पे बेच दिया। सामान 10% प्रॉफिट यानी कि 110 पे बेच दिया। फिर बी ने इसको बेचा सी को 10% की हानि पर, यानी कि 90% में बेच दिया। तो हर बार 100 में से घटाना और जमा करना है। ठीक है, अब ये पहुंच गई सी के पास और सी के पास पहुंची कितनी, 990 की। तो 0 से 0 उड़ा, 0 से 0 उड़ा, 11 से 90 पे कटा, 9 से 10 पे कटा और x की वैल्यू 100 गुणा 10 1000। तो 1000 रुपए की थी किसके पास, ये ए के पास। तो यही पूछ रहा था, तो आंसर ऑप्शन नंबर 2 रहेगा। क्लियर है, अगला क्वेश्चन, 2:5 के अनुपात वाली प्रत्येक संख्या में कौन सी संख्या जोड़ी जाए कि प्राप्त संख्याओं का अनुपात 5:6 हो जाए। Which number must be added to each term of the ratio 2:5 so that it may equal to 5:6। भाई 2:5 में कोई दो नंबर है, इसमें भी क्या ऐड कर दूं, इसमें भी क्या ऐड कर दूं कि रेशो 5:6 का बन जाए। कितना बन जाए, 5:6 का, ये दे रहा है। यहां जैसे ऐड करने के लिए बोला, ऐसे सब्ट्रैक्ट करने के लिए बोल सकता था कि इसमें से क्या माइनस कर दूं, इसमें से क्या, कि ये रेशो ये बन जाए। तो यहाँ x की वैल्यू निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे x की वैल्यू निकल जाएगी, लेकिन इतने पंगे मतलब ऑप्शन से उठा लो।
अगर x 12 है तो 2 और 12, पहला ऑप्शन 12 और 2 14, 12 5 17, काटूंगा तो 5/6 नहीं आएगा, तो इसका मतलब ये आंसर नहीं है। अगला आंसर 13 अगर होता तो 2 और 13 15, 13 और 5 18, ठीक है 13 उठा लूंगा x की वैल्यू, 3 पंजे 15, 3 6 18, तो यही इसका आंसर आ गया। खत्म, आंसर ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन से उठा लो भाई, कंसेप्ट ये कहते हैं घटाने को तो -x, डिटेल सोल्व करने तो क्रॉस मल्टीप्लाई। ठीक है भाई, अगला क्वेश्चन, बस अगला है ही नहीं, यही था आखिरी। तो चलो ये भी काफी हो गए, इतने कर लेना, ठीक है नेक्स्ट क्लास में आगे देखेंगे फिर। तो चलें फिर, ओके बाय, टेक केयर।